हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल 2024 मेंस के बेस्ट क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो कि 2 शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अगर आपने कहीं पर भी ये सारे सॉल्यूशंस देख लिए हैं, दोनों पेपर के पूरे सॉल्यूशंस देख लिए हैं, तो इस सेशन को 2x पर देख लेना। और मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो स्टैटिस्टिक्स का जो सवाल आया था दोनों ही शिफ्ट में, है ना, जो जिसमें आप फॉर्मूला वगैरह याद करते हो, वो वाली चीज को आप अवॉइड कर सकते हो। उस फॉर्मूले को कैसे याद रख सकते हैं, वो बहुत बढ़िया कंसेप्ट उसका मैंने आपको इस सेशन में बताया है। आप क्वेश्चन नंबर 28 देख लेना इसका फटाक से। अगर मान लो ज्यादा टाइम ना हो, कैसा ये लेक्चर रहेगा, कैसा ये सेशन रहेगा, तो उसके लिए आप ना क्वेश्चन नंबर 28 देख लेना। इस सेशन में मेनली हम क्या बात करेंगे कि जो सवाल पूछे गए हैं उसमें से 1-2 सवाल ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में स्किप करना है। कैसे ये डिसाइड करते हैं कि यार हाँ हमें ये स्किप करना है। जब आप तैयारी करते हो 2-3 महीने होते हैं तो बहुत हम फास्ट डिसाइड नहीं कर पाते कि इस सवाल को करें या छोड़ें। कैसे डिसाइड करना है ना, अगर कैलकुलेटिव सवाल है उसको किस प्रकार से अप्रोच रखनी है, वो सारी बातें हम जो यहाँ डिस्कस करेंगे। आप सेशन को 2x पे देखना। बेस्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। हमेशा मैं कहता हूँ जो सवाल प्रीवियस ईयर के वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस साल मेंस में आ गया तो इसके आगे किसी भी एग्जाम में प्री में मेंस में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आप फोकस करो, तो कोई भी किताब आप लेते हो वो प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज वाली किताब लेना है अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो। क्यों? जो चैप्टर पढ़ा फिर उसकी प्रैक्टिस हो रही है। तो उसी में सजेस्ट करूँ कि आप किरण पब्लिकेशन की ही किताब ले सकते हैं। काफी टाइम से बुक पब्लिश कर रहे हैं। इसमें मेन बात यह है कि टीसीएस के पीवाईक्यूज है और टाइप वाइज है। काफी सारे टॉपर्स ने आपको ये किताब सजेस्ट की भी होगी और हमारे टाइम पर भी हमने इन्हीं किताबों से पढ़ाई करी थी। आ जाइए, तो 18 जन 2024 के पेपर से शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या है। यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मोड का मतलब क्या हो गया? बहुलक, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आंसर हो गया। तो सबसे ज्यादा बार अगर हम देखें तो यहाँ पर 24 है, तो ऑप्शन में 24 है ही नहीं। यानी एग्जामिनर ये चाहता है कि हम यहाँ पर गलत ना करें और समय या तो लगाए या फिर सोचें गलत है और आगे बढ़ जाए, है ना। बट 24 करेक्ट होता अगर वो यहां पर ये नहीं कहता कि इंपेरिकल फॉर्मूला को यूज करिए। अगर मैं सीधे कहूं केवल इसका मोड बता दो तो 24 सही है, अदरवाइज आपको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है भाई? मोड। अब ये फॉर्मूला नहीं पता तो सवाल रह जाएगा। मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। अब मीडियन का मतलब बीच वाली संख्या और मीन का मतलब औसत। तो इसका मीन और मीडियन आपको पता करना है। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं कि यार देखो एग्जाम में कहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है वरना गलती हो सकती है। कई बालक ये ट्राई करते हैं कि यार हम ना इसकी बीच वाली संख्या निकाल लेंगे कि अच्छा सर कितनी संख्याएं हैं ये। लेट अस सपोज, अब यहाँ पर भी छोटी छोटी बातें करते हुए चलते हैं। मान लो ये संख्या 19 है, तो 19 संख्याओं में बीच वाली संख्या कैसे निकालोगे? कोई फॉर्मूला वगैरह याद है क्या? n+1/2। ये सब फॉर्मूले याद ना करो, क्योंकि इवन के लिए कोई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ऑड के लिए भी। मैंने बताया कैसे कि यार हमेशा इसको 2 से डिवाइड करना है। नहीं हो रहा है तो 1 जोड़ दो। तो 19 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 1 जोड़ दिया। और देखो नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड है विषय में तो बीच वाली संख्या 1 होगी, तो 19 + 1 20, 20 का आधा, यानी 10वीं संख्या बीच वाली होगी। फॉर्मूले पे ही आना है। तो जैसे 5 उंगलियां हैं तो 5 उंगलियों में बीच वाली उंगली यही होती है। तो 5 आंसर लाना है 3, तो 5 + 1/2 करके, मतलब डिवाइड बाई 2 ही करते हैं। अब इसी तरीके से अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स 20 हो जाती तो 20 में बीच वाले लोग 2 होंगे, तो 20 सीधे देखो 2 से डिवाइड हो रही है, हाँ, तो यानी एक तो 10वीं संख्या होगी, एक उसकी अगली 11वीं होगी, तो वहां पे वो 2 आ जाती हैं। तो उसका हमें एवरेज लेना होता है, तो फिर वो हमारा क्या आ जाता है? वो हमारा मीडियन आ जाता है। क्लियर है इतनी बात? अब आप क्या करो एग्जाम में फटाक से, देखो बात समझोगे ना कि भाई फटाक से क्या करो, आप इन सभी नंबर्स को लिख दो। इन सभी नंबर को लिख दो और फिर आराम से काटते जाओ कि 17, 20, 21, 18, भले 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए मगर सवाल गलत होने की पॉसिबिलिटी खत्म कर दो। 22, 16, 24, 25, 24, यही है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है अपनी? 16, 17, 18। 16, अब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, 17, 18, 19 नहीं दिख रहा है, 20 दिख रहा है, फिर 21 भी दिख रहा है और एक बार 22 भी दिख रहा है। 21 गया, 22 गया और 20 भी चला गया। 23 है नहीं, 24 है हमारा 3 बार, 24 हो गया अपना 3 बार और 25 2 बार, 25 2 बार और 1 बार 28। ठीक है। अब
इसमें बीच वाली संख्या कितनी कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याओं में दो बीच वाली होंगी, एक डिवाइड बाई 2 कर दो तो सिक्स्थ, 1 2 3 4 5 सिक्स्थ, एक ये और एक इसकी अगली। तो एवरेज कितना हो जाएगा इन दोनों का? 20 और 24 का एवरेज 23 हो गया, तो मीडियन 23 आ गया। तो 3 इंटू में 23 माइनस 2 इंटू में कितना? अब एवरेज निकालो इसका, इस पूरे का एवरेज निकालना है। तो यार पूरे के एवरेज के लिए या तो मैं सबको जोड़ूं, दैट विल बी टाइम टेकिंग। हम यहां पर क्या करेंगे, वही जो एवरेज में सीखा है नेट डेविएशन का यूज करेंगे। कुछ भी हम मान सकते हैं ना, तो मैंने हमेशा कहा है कि आप सबसे छोटे वाले को मान लो, ठीक है, क्योंकि वही हम एवरेज में कर रहे हैं वही यहां पे कर लेते हैं। सबसे बड़े को भी मान सकते हैं बट सबसे छोटे को मान लो, और उसी में हमें पता है अगर मैं 16 को एवरेज मान लूं तो जो मेरा एक्चुअल एवरेज होगा वो 16 से तो बड़ा ही होगा। कितना बड़ा होगा? जितना डेविएशन आएगा उससे निकाल लेंगे। तो देखो अगर 16 है हमारा एवरेज, तो डेविएशन यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2, ये कितना अधिक है? 4, ये कितना अधिक है? 5, ये कितना अधिक है? 6, ये कितना अधिक है भाई? 8। तो 8 बन जाए 8, 8 2 16, ये भी 8 अधिक है, ये भी 8 अधिक है, तो तीनों का मिला के मैं सीधे 24 लिख दूं। इसी तरीके से 9 + 9 ये आपका 18 हो गया, और लास्ट वाला 28 है यानी कि 12 अधिक है। तो कितना ज्यादा हो गया देखो, तो 6 और 4 10 हो गया, ये 8 और 2 10, ये हो गया 20 हो गया, 24 29 30 32, तो 3 कैरी गया आपका 2 आ गया, 3 4 5 6 7, तो 72 हमारा अधिक है। नहीं, हमारा जो एक्चुअल एवरेज होगा वो 16 से अधिक होगा। कितना? ये 72 एक्स्ट्रा, तो ये डिवाइड कर दो कितनी संख्याओं में? 12 संख्याओं में, तो 12 × 72, तो 16 और 6 ये हो गया आपका 22, यानी कि हमारा जो एवरेज है दैट इज 22। सॉल्व कर दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 माइनस में 44, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो 25 जो है सवाल का सही सटीक उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, अनिल एंड बीना आर फ्रेंड्स। अब मैं आपको ये समझाऊंगा इस सवाल में अप्रोच आपकी कैसी रहेगी, जो आप चाहो वैसे कर जाओ, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाएंगे। अनिल और बीना जो है वो फ्रेंड है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 5। मतलब हमें ये नहीं पता कि कौन सा बड़ा, डिफरेंस इज 5, यानी अनिल और बीना में जो भी बड़ा होगा उसकी माइनस छोटे की एज विल बी 5 ईयर्स। कह रहा दिनेश जो है, अच्छा अनिल का जो फादर है दिनेश इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अनिल। तो दिनेश जो है वो अनिल के फादर है, और वो अनिल का कितने टाइम्स है? वो अनिल का 3 टाइम्स है, यानी इसकी एज अगर 1 है तो दिनेश की एज यानी इनके पिताजी की एज 3 हो गई। एंड बीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर चारू। अगर बीना की बात करें तो बीना चारू का डबल है, तो बीना चारू का डबल हो गया। अब एक बात गलती यहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि ये 3 है तो ये 1 है, और ये 2 है ये 1 है। ये सारे एक टाइम पर नहीं है। इसकी एज अगर 3 है तो मैं ये नहीं कह सकता इसकी एज 2 होगी ना, इसकी 3 है इसकी 1 है, ये अलग रेशियो, ये अलग रेशियो जानते हो। और आगे क्या कह रहा है? द एजेस ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाई 45 ईयर। तो यहां पर ये पक्का कह दिया है दिनेश माइनस चारू इज इक्वल टू 45, ठीक है, क्योंकि भाई पापा बड़े होंगे, चारू छोटी है। इफ बीना इज ओल्डर देन अनिल, अब ये पता चल गया कि बीना माइनस अनिल इज इक्वल टू 5 ईयर्स, ये भी पता चल गया। देन फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ दिनेश एंड चारू। ठीक है, अब हमें दिनेश और चारू की प्रेजेंट एज का सम हमें बताना है। हमारे पास इन सबको हमें यूज करना है। अब यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप इसे इन सबको एक ही वेरिएबल में ले लो, यानी सबको आप x के फॉर्म में ले लो। कैसे ले सकते हो? जैसे हमने माना कि अनिल की एज मान लो x है, तो दिनेश की एज कितनी हो जाएगी? आपका 3x हो जाएगी, ठीक। और उसने यहां पर कहा है कि दिनेश और चारू की जो एज का डिफरेंस है वो 45 ईयर्स है। तो दिनेश की एज कितनी है? हमारा 3x, तो दिनेश की एज 3x है। अगर मैं इसमें से 45 माइनस कर दूं तो ये किसकी एज आ गई? ये चारू की एज आ गई, ठीक है। और यहां से क्या मैं कौन है? बीना ये बीना की एज बता सकता हूं। बीना और अनिल की एज का डिफरेंस 5 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या फिर हम बीना की एज निकालें तो बीना इज इक्वल टू 5 + x हो जाएगा। ये हमें बीना की एज भी पता चल गई और ये चारू की एज पता चल गई। तो बीना और चारू के बीच में रिलेशन क्या है? ये अगर 1 है तो ये इसका ट्वाइस है, ये 1 है तो ये इसका ट्वाइस है। यानी मैंने क्या किया?
चारू की एज का डबल कर दिया तो उसको बीना से इक्वेट कर सकते हैं, तो इसका डबल कर दिया तो ये हो गया आपका 6x माइनस में 90 इज इक्वल टू 5 प्लस x। एक बालक ने ऐसे सोचा, उसने एक ही वेरिएबल में सवाल को कर दिया। इसका मतलब 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 95, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। अब उसने हमें पूछा क्या था, उसने पूछा था दिनेश और चारू की प्रेजेंट एज का सम। तो दिनेश की एज कितनी आ जाएगी 19 3 जा 57, और यहां पर 19 पुट कर दोगे तो 19 3 57, 57 माइनस में 45 तो 12 साल ये आ गए, तो ये आ जाएगा आपका 69, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब ये तो उस बालक ने किया जिसने यहां पर एक ही वेरिएबल पकड़ा। ऐसे भी कोई कर सकता था कि यार देखो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये अगर मैं x मान लूं तो इसको मैं y मान सकता हूं, यानी कि ये हो गया, ये 2y हो गया और इसकी एज मान लो y होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कह रहा है वैसे बस हमें करते जाना है। और हमें यहां पर क्या दिया हुआ था, देखो जितनी वो इंफॉर्मेशन दे रहा है हम उसको यूज करेंगे, गलत कुछ नहीं होता। देखो मैं कहूं कि नहीं आपको ऐसे ही सोचना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई ऐसे ले गया, ऐसे ले जाओ, कोई बात नहीं। एक ने ऐसे कर दिया क्योंकि ये दोनों रेशियो अलग अलग थे। इंफॉर्मेशन उसने यहां पर हमें क्या दी थी, एक तो उसने कहा था कि बीना और अनिल की एज जो है दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 5, तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। एक इंफॉर्मेशन तो अपने पास ये है। दूसरा, दिनेश और चारू की एज का डिफरेंस 45 है। दिनेश और चारू, तो ये आ गया आपका 3x, तो हमें x के नीचे x लिखना चाहिए, ठीक है। तो दिनेश और चारू की एज का डिफरेंस हमारा, तो ये हो गया आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। अब वही बात आ जाती है कि हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, काम खत्म। तो किसी भी एक को एलिमिनेट कर दो। तो हम ऐसा करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को मैं डबल कर देता हूं, फिर दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूंगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2y माइनस का, तो जोड़ने पे y खत्म, ये डबल हो गया तो क्या हो गया आपका 6x और माइनस का x, तो ये हो गया आपका 5x, और ये 90 प्लस 5 95। आप ये बात देख रहे हो, सेम वही आ गया, नहीं आ गया, x बराबर 19। देखो मेरा इस सेशन को बनाने का पूरा डिटेल में पर्पस यही है कि आप एक सोच ना रखो। कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास अब आगे भी बेस्ट सवाल कराने हैं, उसमें कई बार हमारा टारगेट ये हो जाता है कि स्टूडेंट को इंप्रेस करना है। वो भले एग्जाम में वैसे सोच ना पाए, भाई इंप्रेस होएगा तभी तो कोर्स परचेज करेगा, हाँ ना बताओ। तो भाई वो चीजें कई बार ऐसी आपको दिखेंगी, यार ये सर ने सोच लिया, ये तो हम नहीं सोच पाते। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि ऐसा दिखा दिया जाता है कि ऐसे ऐसे ही कर जाएंगे। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में करना और एग्जाम के बाहर कराने में डिफरेंस होता है। तो मैं आपको एग्जाम टाइप से करा रहा हूँ कि एक बालक ऐसे भी कर सकता है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स की वैल्यू 19 आ गई, 19 थी 57 आपको ये मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू 19 यहाँ पे पुट कर दोगे तो 19 24 हो जाएगा, y की वैल्यू फिर 12 आ जाएगी, तो 12 प्लस फिर से आप 57 कर दोगे तो भी आ जाएगा। डन है। एक अप्रोच नहीं, जैसे मन आए वैसे कर दो। ये सवाल टेक्निकली गलत था, यहाँ पे 16 आवर्स था लेकिन 16 डेज के हिसाब से होना था। बाकी फटाक से हम कर जाते हैं, है ना। रानी स्टार्ट कर रही है, अब दोनों पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करता है 12 दिन में, एक काम कर रहा है 16 दिन में। एलसीएम आ गया आपका 48। हमेशा फोकस करना, कभी भी एग्जामिनर यहाँ पर खेल जाएगा कि काम शुरू पहले कौन कर रहा है, ठीक है। तो रानी पहले कर रही है, आद्या बाद में कर रही है, ठीक है। तो 12 4 जा 48 ये सबने कर ही लिया होगा, 16 3 48, तो यानी कि 7 यूनिट हमारा काम हो रहा है 2 साइकिल्स में। तो 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42, तो 6 बार पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो यानी 6 साइकिल है, तो 12 दिन तो ये हो गए। तो 6 दिन में 42 यूनिट काम हो गया। कितना ही काम हो गया 42। 42 के बाद कितना बचा आपका, 42 के बाद आपका 6 यूनिट काम बच गया। अगले दिन जो है रानी आएगी, वो 4 यूनिट काम कर जाएगी। उसके बाद 2 यूनिट काम जो बचेगा उसे कौन करेगा, आद्या। तो 2/3, तो ये हो गए थे 12 दिन, ये एक दिन 13, 13 2/3 ऐसे कर देना था बस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल एच जे के। अब ट्राइंगल बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल एच जे के, एच जे बराबर है एच के। ये हो गया हमारा ट्राइंगल एच जे के, एच जे बराबर एच के हो गया। जी इज अ पॉइंट ऑन एच जे, जी इज अ पॉइंट ऑन एच जे, ठीक है। मान लेते हैं, चलो यहां एक पॉइंट हो गया जी, सच दैट एच जे, सच दैट एच जे, अच्छा एच जी बराबर है जी के, एच जी
बराबर है जी के। ओके, जैसे कह रहा बनाते चलिए, बराबर है जे के। ठीक है। कह रहा व्हाट इज द मेजर ऑफ 2/3 ऑफ एच जी के। यानी ये वाला एंगल चाहिए, और जी के। चलिए, तो इक्वल एंगल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक तो ये है और एक ये, दो इंफॉर्मेशन गिवन है, दोनों का यूज करेंगे। पहले कोई भी छोटा ट्रायंगल पकड़ लो, मान लो ये पकड़ा हमने, ये दोनों साइड्स बराबर है, यानी कि अगर ये हो गया हमारा x, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। देन दिस इज इक्वल टू x प्लस एक्स, यानी ये हो गया आपका 2x, और ये 2x है, ये दोनों साइड्स बराबर है, तो इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, ये बराबर हो गए। ठीक, तो हमें चाहिए था ये वाला एंगल और हमें चाहिए ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 2x। तो पहले x पता चल जाए तो काम बन ही जाएगा। अच्छा, एक तो हमने ये यूज कर लिया, दूसरा दिस कंप्लीट साइड इज इक्वल टू दिस कंप्लीट साइड। तो अगर ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 2x है तो ये पूरा 2x हो गया, तो x, ये भी x हो गया। ठीक, तो यहां से अपने को x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, तो 2 3 4 5x इज इक्वल टू, यानी कि 5x इज इक्वल टू 180 हो गया। सभी एंगल का सम 180 होता है, तो 5 से क्या 2 बार, x की वैल्यू 36 आ गई। x की वैल्यू 36 आ गई, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, इसने कहा 2/3 ऑफ एच जी के, यानी ये वाला एंगल। 180 माइनस 2x कर देते हैं, 180 में से 72 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 108। सही है, 108 तो ये हो गया, और 36 ये रहा, तो 6 6 12 और 2 14, कैरी गया ये 144 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से गया ये 3 चौक 12 और 3 8 जा 24, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 96 इज द राइट आंसर। ठीक, अब सारी बातें देखो क्या है, केवल फिगर बनाने की है। कभी हो जाएगा आप नीचे से चल जाओगे, यहां से चल जाओगे, मैंने आपको आगे बढ़ते जाना है और इन दोनों कंडीशंस का यूज करना है। ठीक, नेक्स्ट, ये वाला सवाल जो है थोड़ा सा इस पर डिटेल में डिस्कशन कर देते हैं, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं और आप वीडियो को पॉज करके इस चीज को ट्राई करना। देखो, हमारे पास अगर दो इक्वेशन होती हैं, दो वेरिएबल होती हैं, पता कर लोगे। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, पता कर लोगे। बस आपको करना क्या है, उस 3 इक्वेशन में से आपको किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके 2 इक्वेशन लेके आनी है इन 2 वेरिएबल, और वहां पर उनको सॉल्व करेंगे। समझ में आया, नहीं आया तो फटाक से देखते हैं। इसने यहां पर कहा है y की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब क्या ध्यान देना है, देखो अब आप ना इस चीज को ट्राई भी करना है, x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 16। और मैं ये कह रहा हूं, आप यहां पे लिख देता हूं, एक बार लिख लेते हैं। देखो, हमारा इस सेशन का मकसद यही है कि आप एक्स्ट्रा कुछ लर्निंग लेके जाओ, केवल मेरे को सॉल्व नहीं करना है, कुछ चीज जो आप एड ऑन करो। देखो, एग्जाम में सवाल आया, x की, y की, z की, किसी की भी उसने आपसे वैल्यू पूछी, आपको क्या करना है, आप इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कर लो और इसी इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कर लो। एक केस ये हो सकता है, मतलब किन्हीं भी 2 इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है, या आप इसको इसके साथ सॉल्व कर सकते हो और इसको इसके साथ कर सकते हो, और इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कर सकते हो और इस इक्वेशन को यही 3 केस हो सकते हैं ना अपने पास, और तो नहीं है। ठीक है, तो इनमें से किसी भी 2 को सॉल्व करोगे। जैसे ध्यान क्या देना, जैसे उसने आपसे y की वैल्यू पूछी है, तो जब आप कौन सी चीज कर ले, ये वाला कर लेते हैं, बाकी आप ये वाली इनमें से भी कोई एक ट्राई कर लेना। हम ये कर रहे हैं, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं। हमें बस ये ध्यान देना है कि हम x को एलिमिनेट कर लें या z को एलिमिनेट करें, y को एलिमिनेट ना करें। ऐसा नहीं कि y को एलिमिनेट कर देंगे तो आएगा नहीं, फिर हमारी x की वैल्यू आएगी, फिर हम y की वैल्यू, फिर z की निकाल लेंगे, फिर y की निकालेंगे, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जो आपसे पूछ रहा है उसको एटलीस्ट मत हटाओ। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं और इनके x को हटा देते हैं। कैसे, अब देखो ये दोनों इक्वेशन में यहां भी x है, यहां भी x है। ठीक है, इसको एलिमिनेट करना है, तो आप क्या करो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो x से x कट जाएगा, माइनस का 2y और ये हो जाएगा आपका प्लस का y, तो ये आ गया आपका माइनस का y, दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा आपका z इज इक्वल टू 16 में से आपके 9 गए, तो ये आ गया आपका 7। एक इक्वेशन ये मिल गई। फिर हम इसको इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं, फिर वही x को एलिमिनेट करने हैं, तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो 2x हटेगा।
तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस में 4y प्लस में 4z इज इक्वल टू 32। तो इससे ये कट गया, दिस माइनस दिस करोगे ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 4 में से 3y माइनस हो गया, तो ये आ गया आपका माइनस का y, और ये आ जाएगा आपका प्लस का 5z इज इक्वल टू 32 में से आपके 9 गए तो आ गया आपका 23। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें y को एलिमिनेट करना है। y को एलिमिनेट कब करोगे, जब z इक्वल हो जाएगा, z से z को हटा देंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 5z हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर देंगे इसको, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 5y में से माइनस का y गया, ये माइनस का 5y है, ये प्लस का y हो गया, तो ये हो गया माइनस का 4y, ये तो कट ही गया। और 35 में से 23 जाएगा तो ये आ जाएगा 12। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी कितना, माइनस का 3। दैट्स ऑल, खत्म। ठीक है, एक प्लस का 3 भी वो ऑप्शन दे सकता था, तो वहां गलती हो सकती थी। ठीक, आपको क्या करना है, इसको इसके साथ सॉल्व करके देख लेना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये चीज एक बार ट्राई करो। ठीक, और यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस वाली बात है, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 63 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस, वॉल्यूम बताना है। ठीक है, आ जाइए। तो उसने आपको हाइट दे दी है 63, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया आपका पाई आर एल। तो वो कह रहा है पाई आर एल जो है वो 5 टाइम्स है, किसका, वो 5 टाइम्स है आपके एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर, 2 बार आर लिख देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 5/1। बात सही है, ये इसका 5 टाइम्स है तो 5:1, या फिर आप ये कर सकते हो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू में पाई आर स्क्वायर, बात एक ही है। अब अगर हम यहाँ पे काटा पीटी कर दें तो पाई आर से पाई आर कट गया, यानी कि L इज इक्वल टू 5r हमें पता चला। ठीक है, स्लैंट हाइट बराबर 5 टाइम्स ऑफ रेडियस है। उसने कहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि अच्छा ठीक है, यानी 22/7 इंटू में रेडियस, इंटू में रेडियस, इंटू में हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट हमारे पास है, हाइट है, स्लैंट हाइट यहां से रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो आर स्क्वायर एच, चलो कोई नहीं। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये हमारी हाइट अगर 63 है तो रेडियस जो है, रेडियस को अगर मैं x मान लूं तो कह रहा है स्लैंट हाइट जो है ये 5x है। इतनी बात ही कह रहा है नहीं हमसे, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका 5x स्क्वायर यानी कि 25x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 63 का स्क्वायर। देखो अब देखो, तुक्के मारने के लिए हम यहां से मार भी सकते हैं, ठीक है, बट अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब डेप्थ में चलते हैं। देखो यहां पर हमारा जो वॉल्यूम होने वाला है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में हमारी हाइट हमारे पास 63 है, तो देखो 3 से ये चला जाएगा आपका 21 टाइम्स, ठीक, और 7 से ये कट जाएगा हमारा 3 टाइम्स। अब यहां पर ना देखो, अब क्यों हम आर की वैल्यू निकालने की सोच रहे हैं, मैं आपको सारी टर्म एंड कंडीशन बताऊंगा। केवल ये नहीं, हमारा पर्पस ये नहीं केवल यही सॉल्व कर दिया, ये 22/7 होगा, पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर आप कुछ और साल पीछे जाओगे तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है तो ये आ गया, जैसे कभी आ गया लेट अस सपोज 25/7 या 43/11, ऐसा आया हुआ है ना। अगर आपको टाइम होता है आप उन सवालों को देखोगे तो 11 से ना, 11 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स। जैसे अगर मैं आपको सीधे ही कह दूं देखो हमारा ऑप्शन 11 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, वो गलत होगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ ऐसे भी आपको यूट्यूब पे बता दें, बट वो केवल और केवल इस सवाल को सॉल्व करके देख लिया गया है फिर बता दिया गया। एग्जाम में अगर मैं करूंगा कभी, मुझे पता है एग्जामिनर ऐसे खेल चुका है पहले भी, हम तब तक नहीं गैस कर सकते जब तक कि मुझे आर की वैल्यू ना पता चल जाए, ठीक है ना। तो अब यहां पर हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिल जाएगी, आप इसे भले सॉल्व मत करो, 63 इंटू में 63 अपॉन 24 हो गई, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। तो रेडियस की वैल्यू कितनी थी x, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, आप इतनी वैल्यू बस यहां पर डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना
22 इंटू में 63, रूट तो हमें लेना ही नहीं, इंटू 63 अपॉन 24 इंटू में 3। अब हम यहां पर कह सकते हैं, अब मैं यहां पर ये कह सकता हूं, ध्यान से समझना कुछ छोटी छोटी बातें, जब तक एग्जामिनर यहां पर नहीं लिखता है अप्रोक्स, यहां पर उसने अप्रोक्स नहीं लिखा है। अप्रोक्स नहीं लिखने का मतलब यह है कि ये जितने भी आंसर है एग्जैक्ट है, मतलब कि ये पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। कटने के बाद हमारा ये आ रहा है, तो 3 से ये गया आपका 8 टाइम्स, 2 से गया ये 11 बार, और 2 से गया ये 4 बार। ठीक है, तो अब मैं ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, कई सारी चीजें मैं अब आपको समझाऊंगा डिटेल में, ये चीजें प्लीज समझना। अब यहां पर मैं ना ऐसे भी कर सकता हूं कि देखो 4 से तो 11 कटेगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन 11 से कटेगा। 63 इंटू 63 है, 7 9 या 63, यानी हमारा ऑप्शन 7 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो हम ना बहुत ज्यादा इसे कॉम्प्लिकेट ना अगर करें, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन 11 से भी कटेगा, 9 से, 11 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे अच्छा लगता है, फिर 9, और फिर आप चाहे तो 7 भी देख सकते हो। अदरवाइज अगर हम ऑप्शन को देखें तो आपको यही दोनों ऑप्शन चेक करने चाहिए। क्यों चेक करने चाहिए? हमने हमेशा ये समझा है कि डेसिमल आ गया है तो डेसिमल यहां क्यों नहीं दिख रहा है, तो आप यहां पर ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर जाओ। ऐसा करने से क्या होगा, नीचे 100 बन गया ना, बस, तो यह 100 बन गया। अब यहां हम 25 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 25 से कटनी चाहिए, यहां नहीं कट रही है। यानी अब मेरे को यही दो ऑप्शन देखने, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर 9, फिर क्या हुए तो 7। वैसे 11 से ही और 9 से ही हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो 9 देख लें या 11 देख लें, चलो कोई भी देख लो। 5 और 4 9, 9 9 18, 18 और 1 19, और 19 में से 7 और 1 8, 8 गए तो 11 आ गए, ये कट रहा है। ये और देख लेते फटाक से, क्या क्या 5 5 10 और 1 11, और 11 में से 4 5 6 7 8 9, ये तो 2 आ गया, यानी यही करेक्ट है। हो सकता है 9 से भी ये आ जाता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इस यहां तक आने के बाद ही ये आप डिसाइड करोगे कि हाँ यार 11 से कट रहा है। प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि उसने वैल्यू को फ्रैक्शन में ला दिया है, और आप सोचोगे कि नहीं क्योंकि यहां पर एक ऐसी संख्या है तो हम वही सीधे देख लें। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने 11 पे डिविजिबिलिटी वाले कई सारे आंसर्स दे दिए, वरना वो क्या करता है, 2 ऑप्शन दे देता है जो 11 से कट रहे हो। वो ये उसको पता है, ये जब से हम पढ़ रहे हैं तब से पाई का यही केस चल रहा है कि 22 मतलब 11 से कटेगा। फिर वो बीच में ऐसे सवाल देने लग गए जिसमें 2 ऑप्शन 11 से कट रहे थे, कर लो। तो 11 तो प्रॉबेबली कम जगह पे आपको काम देगा, इस बार उसने ऐसे ज्यादा सवाल दे दिए जो 11 से कट रहे हैं। इजी सवाल था, हड़बड़ी में हो सकता है ये दिक्कत दे जाए। 6 8 5 9 किसका क्यूब रूट है, तो ये आप देख लो भाई, 6 8 5 9, मैं ये नहीं कह रही याद ही होने चाहिए, पेयर बनाओ। एंड में क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है। 9 केवल एक ही केस में आता है ना, स्क्वायर्स के 2 केस होते हैं, क्यूब का केवल सिंगल केस होता है। तो क्या होगा भाई 1 1 1, नहीं नहीं, 9 किस में आ सकता है, 2 में नहीं आएगा, 3 में, 3 नहीं, 9 में आता है ना, तो ये यानी कि एंड में 9 होगा। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, यानी 19 का क्यूब है। तो हमें ये पता चल गया 19 इंटू में 3 इंटू में 42 डिवाइडेड बाई 57, और डिवाइडेड बाई क्या है भाई, अब वो कह रहा है फोर्थ रूट निकालना है। फोर्थ रूट के लिए आप क्या करो, अब 4 के पेयर ना बनाओ, फिर तो आपको चाहिएगा ही। फोर्थ रूट का मतलब 4 प्राइम नंबर्स में एक को बाहर निकालना, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 9 6 है, 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 से कितनी बार गया, 4 3 12, और 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, फिर से 4 से जा रहा है, तो ये आ गया 4 4 8 जा 32, और 4 1 जा 4, ये गया 9 से, 9 9 जा 81। अगर ये देखो तो ये क्या है, 2 इंटू 2, ये है 2 इंटू 2, तो 4 2 में से एक 2 बाहर आ गया, और 9 यानी 3 इंटू 3, ये 3 इंटू 3, तो 4 3 में से एक 3 भी बाहर आ गया। तो 19 3 जा 57, 3 से गया ये 3, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, तो आंसर जो है पॉजिटिव का 42, एक ही ऑप्शन है +7। डन। नेक्स्ट, वेसल ए कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इतना, वेसल बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इतना, x लीटर हमने मिक्सचर ए का ले लिया, उसको मिक्स कर दिया y लीटर ऑफ बी के साथ। तो बताइए मिल्क और वाटर का रेशियो अगर 8:5 बन जाता है तो x और y का रेशियो क्या है। कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए पहले बताएंगे बेस्ट अप्रोच, क्योंकि रिपीटेड सवाल है, फिर आप अगर रेशियो से सोच रहे हो, कहाँ पे अटक रहे हो, वो पॉइंट भी मैं क्लियर करूंगा।
एग्जाम में हमें देखो, हमें कंसेप्ट इसलिए क्लियर करने हैं कि एग्जाम में मैं जिस भी अप्रोच से आगे बढ़ जाऊं तो वहां से फिर आंसर को ले आऊं। दैट इज आवर मोटो। देखो यार, ये बहुत रिपीटेड सवाल है। इस सवाल को आप मिल्क से भी कर सकते हो, वाटर से भी कर सकते हो, तो हम मिल्क उठा लेते हैं। क्यों? पहले वाले को उठाने से आसानी रहती है, ये गलती होने की संभावना कम हो जाती है। समझाता हूं कैसे। ऐसे में देखना, एग्जामिनर कभी कभी चीटिंग क्या कर जाता है, ऐसे मिल्क वाटर दे दिया है, आगे कभी वाटर मिल्क कह देता है, तो उसको क्रॉस चेक कर लो, मिल्क वाटर ही का ठीक है। तो पहले वाले में मिल्क कितना है 4, कितने में से 9 में से 4 + 5 9। दूसरे में मिल्क है 2, कितने में से 2 + 1 3 में से। फाइनली ये हो जाता है 8, कितने में से 8 और 5 13। एलिगेशन में हमने बेसिक सी बात ये समझी थी कि अगर हम इन तीनों संख्याओं को किसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई चेंज नहीं आता है। तो 9 और 3 एलसीएम 9 हो गया और ये 13, तो 9 × 13 से मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं, इससे 9 × 13, तो 9 तो कट जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा, और यहाँ पर 13 और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, ये 3 कट गया, यहाँ पर 13 कट जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा लिख लो आप, तो 13 × में 4, 13 चौक 52 52, 13 या 39, 39 का डबल हो जाएगा आपका 78, और 9 8 जा 72। बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो आपका आ गया 6, और यहां पर आप बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो आ गया 52 72, ये आ गया आपका 3:10। बात क्लियर है? अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे बोलता है वाटर, ये आ गया 3:10, ये आ गया आंसर। अगर मैंने आपको यही बोला, अगर आपको 10:3 ऑप्शन में दिख जाता है तुरंत रुक जाओ। 3:10 आया ना आपका आंसर, कहीं 10:3 तो नहीं दिया है। वो कभी कभी यहां पर भी, क्योंकि एग्जामिनर अब क्या करता है, नए कंसेप्ट तो बना नहीं सकता, तो वो कहीं कहीं पर हमारी अलर्टनेस को चेक कर जाता है कि भाई y/x बता दो, है ना। तो जब भी आपके आंसर A/B आया है, एक बार चेक कर लो कहीं B/A तो नहीं है। अगर है, यानी वो यहां पर हो सकता है कुछ खेल गया हो। ठीक, मैंने आपको कहा था देखो, वाटर से करोगे ना तो थोड़ा सा इसके मुकाबले मुश्किल लगता है। क्यों? हमारी अप्रोच होती है 4/4 + 5, 4/4 + 5। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, 5/5 + 4। क्यों ही उल्टा करें, फिर नीचे यहां पर 1/2 + 1 करना पड़ेगा, ना कि 2/3 हो जाए गलती से। तो ये इसलिए पहले वाले को उठा लेते हैं। ठीक, अब ये एक बालक चिंटू जो है वो ये सोच रहा होगा क्या ये रेशियो से नहीं हो सकता। जैसे पहले में मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो कितना था, 4:5। दूसरे में कितना था, 2:1, और उनको हमने मिला दिया तो हमारा जो रेशियो हो जाता है वो 8:5 हो जाता है। तो बताइए इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया। तो फर्स्ट अप्रोच होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि इन रेशियो का सम सेम होना चाहिए। 5 + 4 ये कितना है 9, 2 + 1 ये कितना है 3। तो अगर मैंने इनको सीधे ऐड कर दिया तो मैं इन्हें 9:3 यानी कि 3:1 में ऐड कर रहा हूं। मुझे ऐड करना है x/y। तो सबसे पहले तो आप इनको इक्वेट करो, यानी नीचे वाले को 3 से पहले आप खुद मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 3 2 6। अब सही है। अब उसने ये कहा है कि मैंने इनको x और y के रेशियो में मल्टीप्लाई किया, तो ये अब इन दोनों का रेशियो 1:1 हो गया, तो मैंने इसे x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे y से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं इसे x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x हो गया, इसे y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये y हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 4x + 6y डिवाइडेड बाई 5x + 3y = 8/5 है। अब या तो आप इसको सॉल्व कर दो, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं। बेस्ट अप्रोच तो यही है क्योंकि बहुत बार आ गया है। ठीक है, फिर आप केवल x को पकड़ लो, 5 4 जा 20 और 8 5 जा 40, तो 40 और 20 का डिफरेंस आ गया 20x = क्योंकि नेगेटिव नहीं आएगा इसलिए हम ऐसे कर दे रहे हैं। हर बार मत कर देना, नेगेटिव आएगा तो ऐसे नहीं करना है। 6 5 जा 30 और 8 3 24, तो आंसर यहाँ पर कितना आ गया 6y। तो फिर वही आ गया ना, x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 20 है, यानी 3:10। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बताओ, बढ़िया लगा? कंसेप्ट क्लियर हुआ? बस यही इस सेशन का पर्पस है। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है अ टॉय इज इन द शेप या इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हमारा हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर हमारा एक कोन है, ऐसा हमारा टॉय है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड दैट ऑफ द कोन इज 36 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 105। तो ये उसने बता दिया हमें 105 और रेडियस हमें बता दिया है
36। तो कहीं कर्व्ड सरफेस एरिया तो नहीं पूछ रहा पाई आर एल की जरूरत पड़ जाए, पड़ गई। उसने कहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर वो क्या क्या गलती करवाने की कोशिश कर सकता है, यहां पर वो हमारे कंसेप्ट के साथ खेल सकता है। देखो टोटल सरफेस एरिया यहां पर वो वाला गलती कर जाएगा जो क्या करेगा, जो इस कोन को और इसको अलग अलग देखने लग जाएगा। कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ नहीं देना है। अब ये पूरा एक फिगर बन गया। देखो टोटल सरफेस एरिया की सरल परिभाषा बता दूं, मतलब अब ये पूरा एक फिक्स शेप है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसके चारों तरफ घूम के आप जो देख सकते हो। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, जो आप उसके चारों तरफ घूम के देख सकते हो। और ऊपर नीचे अगर आप उसको घुमा दो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ये, ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो इसके चारों तरफ मान लो मैं घूम के देख पाऊं, तो मुझे टॉप और बॉटम नहीं दिखेगा। अब अगर टॉप और बॉटम को जोड़ूं तो टोटल सरफेस एरिया बन गया। अब ये तो हो गया हमारा इजी फिगर, ये है हमारा सिमेट्रिकल फिगर। सिमेट्रिकल फिगर बोलते हो जिसकी हाइट आप किसी भी बेस के पॉइंट से लो वो बराबर हो। तो उसके लिए तो और इजी भी हो जाता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट, ठीक है। तो वो हो गया। लेकिन ऐसे फिगर के लिए नहीं, इनके लिए क्या होगा, इनके लिए तो आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रखने हैं। लेकिन अब ये दोनों फिगर ना जुड़ चुके हैं। अब आप इसके चारों तरफ घूम के देखोगे और इन्हें उल्टा पुल्टा भी कर दोगे तो आपको ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? अब तो ये पूरा एक फिगर है। अगर ये अलग से कोन होता, कोन है तो कोन में आप उसका बेस देख सकते थे, लेकिन यहां पर क्या वो बेस दिखेगा? नहीं दिखेगा। यही पॉइंट समझना है। यानी जब आप इसके चारों तरफ घूमोगे तो आपको जो पार्ट दिखेगा दैट विल बी पाई आर एल, बस ये दिखेगा ही नहीं। और इसका ये वाला दिखेगा, यानी कि प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ना कि यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर। वो तब होता जब ये वाला पार्ट आपको दिखता। तो 1 पाई आर स्क्वायर यहाँ गया, 1 पाई आर स्क्वायर यहाँ गया, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। हो सकता है कि यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शंस हो जिनका डिफरेंस 2 पाई आर स्क्वायर हो, यानी कि 2 इंटू में 36 का स्क्वायर पाई, ये डिफरेंस हो, माइट भी, ठीक है। वो हम देख रहे हैं, हमें यही आंसर निकालना है। तो हमारे सभी ऑप्शंस में पाई है, तो हम इसको हटा सकते हैं पाई, और यहां पर चला गया पाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आर है हमारे पास 36 ब्रैकेट में एल प्लस 2r, तो 2r मतलब कि अपना 72। अब यार यहां पर जो है हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहां पे हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। अब करने के लिए अगर हम सोचें तो हमारा ऑप्शन 36 से कटता होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन जो है वो 36 से कटता होगा क्योंकि L प्लस में 72 है। अब यहां पर वही बात है कि क्या स्लैंट हाइट हमारी स्लैंट हाइट फ्रैक्शन में तो नहीं आ जाएगी? बस वो चीज देख लें, एग्जाम में ये चीज एक बार देख लेनी चाहिए। तो देखो भाई, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि हमें सारे ट्रिपलेट याद होंगे, है ना। स्टैंडर्ड हमें याद रहता है 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25, है ना, और 20 21 29, इतने तक। और बहुत ज्यादा मैं आपको याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं। तो फटाक से आप क्या करो, आप लिखो यार ये 105 है, ये 36 है, ये 3 से कट रहा है कितनी बार? 12 बार। और ये 3 से कट रहा है कितनी बार? 3 से कट रहा है 3 3 9, ये कट रहा है 35 बार। किससे काटा आपने? 3 से काटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर हो गया आपका 5 5 25 और 3 4 12, और 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144। इनको जोड़ दो तो 5 और 4 हो गया 9, 4 और 2 गया 6, 2 + 1 हो गया 3, 1369। अब 1369 जो है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। किसका परफेक्ट स्क्वायर है भाई? अब देखो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये 9 मुझे ये बता रहा है। मैं आपको एकदम वो चीज बता रहा हूँ जो हम एग्जाम में करेंगे या कर सकते हैं। ये 9 मुझे ये बता रहा है कि यार या तो एंड में 1 होगा, यस नहीं सॉरी नॉट 1, या तो एंड में 3 होगा या 7 होगा। और 13 का मतलब 3 और 4, यानी ये 33 का स्क्वायर हो सकता है, ये 37 का हो सकता है। तो आप खुद सोचो 35 तो ये है ही, तो हाइपोटेन्यूज तो बड़ा होगा, तो ये 37 का स्क्वायर होगा, क्योंकि कहीं पर भी हमारा रूट वगैरह नहीं है,
है ना, अदरवाइज रूट वगैरह में हो सकता था। तो ये हो गया आपका कितना 37। तो ये वाली जो साइड है 37 ना होके 3 इंटू 37 होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू में 37। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस सवाल को यूनिट डिजिट से भी सोच सकता हूँ। देखो ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो सबसे पहले तो वही पकड़ लो, 7 या 21 1, और यहाँ पर हो गया 2 1 + 2 यानी यूनिट डिजिट हो गई 3, तो 6 या 18, तो यही हमारा करेक्ट है। या फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, या फिर हम यहाँ पे 9 देखें, तो अब 9 हो सकता है 2 केस में आ जाएगा। अगर 2 केस में आ जाता तो हम यूनिट डिजिट का यूज कर लेते। और हमारा ऑप्शन देखो 36 का मतलब 9 इंटू में 4, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे भी हट गए। 9 से देखो तो 8 और 8 16 16, अच्छा ये तो 9 से कट ही रहा होगा, देख लो 8 और 8 16, 16 और 6 22, 5 27, ये कट रहा है, 5 4 9 2, ये नहीं कट रहा है ना। तो ये अब दोनों वैसे देखने नहीं है, लेकिन ये दोनों कट ही नहीं रहे। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको कैलकुलेशन, ये लिख लो, जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मैं आपको एकदम रामबाण दे रहा हूँ, इस चीज पर काम करना, बहुत हद तक इंप्रूवमेंट होगा कि कैलकुलेशन दिखे तो कैसे बढ़ना है। देखो सबसे पहली बात, आपको ऑप्शंस का यूज कब करना है, आपको ऑप्शन का यूज करना है पहला केस जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए, दूसरा जब आपको ढेर सारी कैलकुलेशन दिखे, अधिकतर आपको ये बहुत ज्यादा दिखेगा, है ना, ये कम दिखेगा, तीसरा जब कुछ भी समझ में नहीं आए। अब कैलकुलेशन दिखेगी तो आगे कैसे बढ़ना है लिख लेना, ये एक चीज हो गई। इसके अलावा मैं कभी भी अननेसेसरी ऑप्शन से नहीं कराता हूं, कर तो सकते हैं लेकिन वो अननेसेसरी है। जब कोई सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड तरीके से जाना विल बी मोर टाइम सेवर। कैलकुलेशन दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप भागो यूनिट डिजिट के पीछे। यूनिट डिजिट ऐसे, और कभी डिवाइड वाला हो जाता है, वहां पर भी यूनिट डिजिट काम देता है। डिवाइड बाई मैंने 37 कर दिया, जैसे मैंने कहा कोई एक नंबर है, ऊपर लिखा है 442 इंटू में 78 या 178 डिवाइडेड बाई 37, लेट अस सपोज ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मैं यूनिट डिजिट का अंदाजा कैसे लगाऊंगा, 8 2 जा 16, तो 6 आ गया, और नीचे क्या है 7। तो कोई भी जब ऑड नंबर होता है उसका एक ही पॉसिबिलिटी होता है, जैसे 7 8 जा 56, केवल एक ही केस होगा 7 8 जा। इवन के केस में 2 होते हैं, है ना, जैसे अगर मान लो यहाँ पर 6 हो, एनी नंबर एंड यहाँ 36 होता, तो 6 6 जा 36 होता है, 6 1 जा 6 होता है, तो वहां देखो 1 या 6 दो पॉसिबिलिटी है। तो यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट से काम नहीं बनता है तो फैक्टर। फैक्टर कैसे कि भाई यूनिट डिजिट में इसके हिसाब से तो 2 आंसर आ रहे हैं, बट फिर हमने 36 का यूज कर लिया। सेकंड आ जाता है यहाँ पर यूनिट डिजिट प्लस फैक्टर, और फिर कुछ भी नहीं होगा, लास्ट है डिजिट सम। ये प्रॉबेबली कोशिश करेंगे कि हम इसको ना यूज करें, ये तब है जब कुछ भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि डिजिट सम 2 ऑप्शन का सेम हो सकता है ना। तो 99% में आपका इससे काम बन जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए। अब तो यार ये एक सवाल था, अब इसको कैसे भी हम आंसर ले आए वो बात और है, बट यार ये सवाल एग्जाम में डुएबल नहीं था। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस सवाल को जिसने एग्जाम में किया होगा उसका पेपर पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें। अब करने के लिए किसी भी तरीके से मैं अप्रोक्सीमेशन कर जाऊंगा। आपने एक चीज़ देखी होगी कि एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन काम नहीं होता, यहाँ पर तो मुझे पता है कि मुझे कौन सा आंसर लाना है, वो मैं कैसे भी ले आऊँगा। ठीक है, तो ये फ्रैंकली स्पीकिंग एग्जाम में स्किप करने ही वाला था। तो ये चीज़ डिसाइड करो कि समझ में एक बार में नहीं आए तो या तो तभी स्किप कर दो, अदरवाइज इक्वेशन लिखो और खुद समझो कि नहीं यार, जैसे अब मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखे, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 50,000 फ्रॉम 2016 टू 18, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड कंटिन्यूड द सेम ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 3 years। इफ ए इज द पॉपुलेशन इन 2016 एंड बी इज द पॉपुलेशन 2020, तो बताइए अप्रोक्सीमेट टू द नेक्स्ट पॉसिबल इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ b - 8। ठीक है, समझ गए। 2016, 2018 और 2020, तो उसने यहां पर ये कहा है कि जो पॉपुलेशन हर साल इंक्रीज हो रही है वो 6% से 2016 से 2018 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और ऐसे ही नेक्स्ट 3 साल तक चला, तो हमें 2 साल ही और आगे जाना है। ये पॉपुलेशन उसने 50,000 दे रखी है। ठीक है, तो अगर ये पॉपुलेशन ए है और ये पॉपुलेशन बी है, तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो ये वाली पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये वाली पॉपुलेशन हो जाएगी 50,000। अब 6% आपको पीछे आना है, मतलब दिस इंटू में 106/100 इंटू में 106/100 इज इक्वल टू दिस। तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100/106 और इंटू 100/106। अब मैं इसे कैसे भी लिख लूँ, दिस विल बी टाइम टेकिंग, लेकिन ये वाली वैल्यू चलो फिर भी जल्दी निकल जाएगी। 50,000 इंटू में 106/100
इंटू में 106/100। अब जहां पर अप्रोक्सीमेट वर्ड आ गया, ये नेक्स्ट पॉसिबल इंटीजर आ गया, मतलब समझो वैसे ही वहां पर कैलकुलेशन है। अब इन दोनों को माइनस करना, मैं 50,000 को कॉमन ले भी जाऊंगा तो एलसीएम लेने में ऐसी तैसी हो जाएगी, स्किप कर जाओ। पूरा कट रहा है तो हम यूनिट डिजिट से कर जाएंगे, लेकिन यहां पर नहीं, ठीक है। तो ये जिसने पूरा क्या होगा, नहीं भाई अब मैं करी जाऊं, उसके सवाल छूटे होंगे, ठीक। तो ये सवाल एग्जाम में फ्रैंकली स्पीकिंग छोड़ने वाला ही था। अब आ जाओ यार, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो आप में से कई जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें डिस्कस करके बता देते फटाक से। तो यहाँ पे नियर अबाउट तो है नहीं, यानी ये पूरा पूरा कटेगा। अब यहाँ पे छोटी सी जो ध्यान देनी होती है उस पर बात कर लेते हैं। कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपए एट इतने % पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पीरियड फ्रॉम इतने टू इतने तारीख। अब देखो यार, ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 2000, रेट कितना है 6.5, इनटू में टाइम हमें निकाल लेंगे, यहाँ डेज में आएगा तो डिवाइड बाई 365 कर देंगे तो ईयर में हो जाए, क्योंकि ये एनुअली रेट दिया है, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। या तो इस डेसिमल को हटाने के लिए 0 लगा दो, या इस डेसिमल को इससे हटा दो, फिर इन दोनों दो जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है हमें ऐसा नंबर चाहिए, 5 से तो चलो ये कुछ कट ही जाएगा, फिर ये टाइम जो है रिमेनिंग नंबर से पूरा पूरा कट जाए। अब उतनी डिटेलिंग पे बात नहीं करेंगे, है ना, कि मैं आपको कह दूं कि यार ये नंबर इसको पूरा काटेगा, ऐसा 100% नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पर 65 इसलिए दे दिया है ताकि 5 तो कट ही जाए, बाकी जो रिमेनिंग बच गया 5 से काटने के बाद कितना बच गया 73, ये नंबर हमारा 73 से कटना इज कंपलसरी, क्योंकि 5 तो चलो ऐसे कट जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर आ जाओ, देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात एक लिख लो, यहां से यहां तक आप दिन किस तरीके से काउंट करोगे, वहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से एक दिन को एक्सक्लूड करना होता है, एक दिन को आपको हटाना होता है। जैसे ये 28 अप्रैल अगर आप काउंट करो, जैसे मान लो 14 फरवरी, तो ये लीप ईयर नहीं है, 23 है, 2023 है, तो 14 यानी 28 दिन की फरवरी होगी, तो 14 दिन फरवरी में अगर आप इस 14 को काउंट कर लोगे तो ये 15 बन जाएगा। मगर एक दिन को एक्सक्लूड करते हैं और एक दिन को इंक्लूड करते हैं। रीजन क्या है, आप मान के चलो जैसे मैंने 1 तारीख को बैंक में पैसे डाले और 5 को निकाल लिए, तो मैंने क्या 5 दिन के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट रखा, सुनो मैंने 1 को डाला 5 को निकाला, 1 के बाद 2 3 4 5, मैं ये मान रहा हूं जिस टाइम पर मैंने 1 तारीख को पैसा डाला 5 को उतने ही टाइम पे निकाला। या और इजी करने के लिए आप ऐसा करो, मैंने 1 तारीख को पैसा डाला 2 को निकाल लिया, तो क्या ये 2 दिन हो गए, नहीं, एक ही दिन, फर्स्ट और सेकंड, ऐसे तो 2 दिन हो गए। तो फर्स्ट को एक्सक्लूड कर दो, सेकंड को इंक्लूड कर लो, क्योंकि जिस टाइम पर मैंने डाला उसी टाइम पर नेक्स्ट डे निकाल लिया, तो इस तरीके से होगा। इसलिए एक दिन को हटाना पड़ता है, ये दिन काउंट नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट डे आप काउंट कर रहे हो। तो 14 दिन यहां पर हो गए फरवरी के, मार्च के हो गए 31 और अप्रैल के हो गए 28, ठीक है। 8 और 1 9, 9 और 4 13, कैरी गया 1 3 4 5 6 7 73, तो 73 से ये कट जाएगा आपका 5 टाइम्स और 5 से कट जाएगा आपका 13 टाइम्स और 13 दूनी 26 आ जाएगा इस तरीके से। तो आगे के लिए आपको रेडी ऐसे रहना है कि भाई ठीक है, इससे पूरा कटेगा, संभावना ज्यादा रहेगी। और दूसरी बात यह है कि आपको एक दिन को एक्सक्लूड करना होता है, ठीक। ये एक मेन रीजन था जिसलिए ये सवाल उठाया था। अब ये रहा वो इंपॉर्टेंट सवाल जिसमें आप फॉर्मूला याद रखते हैं, ठीक है भाई। आ जाओ, क्या कह रहा है ये। अब ये सवाल भी फॉर्मूले के बिना नहीं होगा और मैं आपको एक तरीका बता दूंगा जिसमें आपको फॉर्मूला एग्जैक्टली याद नहीं करना पड़ेगा। कई बार फॉर्मूले में ही बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि भाई ये है क्या, ठीक है। आ जाओ, सवाल को पढ़ लो, क्या कह रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टेबल वेबल शायद नहीं बना है, बट हमारे पास डाटा पूरा है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी हमें इसका क्या बताना है, हमें इसका मीडियन बता देना है, ठीक है। अब अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे तो क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू लोअर क्लास इंटरवल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इनटू में हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। यही होता है। तो बहुत बेकार सा लगता है ना, इसमें भी फिर भूल जाते हैं यार क्या चीज है क्या चीज है। अब मैं आप या तो ये लगा दो, मैं आपको वैल्यू बता दूं कि कौन सी चीज क्या होती है, या एक ऐसा एकदम यूनिटरी मेथड वाला अप्रोच लगा लें कि आपको खुद फील होगा कि हाँ भाई हमारा इसका आंसर ये होगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं है। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जानते हो, ये कह रहा है कि मीडियन आपको बताना है इस डाटा का। मीडियन का मतलब होता है बीच वाला नंबर, क्या बीच वाला नंबर। बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको अप्रोच बता रहा हूँ, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो
पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा ना यहाँ पर टोटल मिलाकर ये कितने बच्चे हैं। लेट अस सपोज ये बच्चे ही है ना, क्लास इंटरवल दे रखी है, बच्चे नहीं किसी का भी है कि भाई 0 से 5 नंबर 3 बच्चों तक आए, 5 से 10 इतने बच्चों के, इस ये डाटा दिया हुआ है। तो यानी अगर मैं बात करूं टोटल बच्चे कितने हैं, तो देखो ये है 3, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ऐड करते जाना, टोटल मिलाकर कितना हो रहा है 3 + 5 8। यानी मैं आपसे पूछूं 0 से लेके 10 तक 8 बच्चे हो गए, 3 + 5 8 हो गया, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 7 21, 21 + 6 27, 27 + 5 32। अब यानी 0 से लेकर 35 तक 32 बच्चे, टोटल मिलाकर 32 बच्चे। अब बच्चा तो बीच वाला बच्चा होगा, एग्जैक्टली बीच वाला बच्चा होगा, वो कहाँ लाई करेगा। अब यहां पर ध्यान से समझना, तो 32 बच्चे तो आपको बीच वाले बच्चे दो होंगे, एक तो होगा आपका 16th, एक होगा 17th। तो यहां पर क्या होगा n/2 से ही आपका काम चल जाएगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं, कुछ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर समझोगे तो यानी एक बच्चा होगा 16वां, एक बच्चा होगा 17th। तो इसका मतलब ये है, यहां पर ऐसा मत करना, यहां पर आपको केवल n/2 ही से काम चलेगा। क्यों, वो समझो। वो कभी भी ऐसा आपको सवाल नहीं देगा कि 16th बच्चा एक क्लास में है, 17th बच्चा दूसरे क्लास में। जैसे यहां तक 12 बच्चे हो गए, यहां तक कितने हो गए 12, यहां तक 14, यहां पर ही देखो 14 बच्चे हो गए। ऐसा तो नहीं है कि 16 बच्चे यहां तो हो गए तो 16th बच्चा तो इधर वाले में है और 17th बच्चा इधर वाले में, ऐसा कभी नहीं होगा। सवाल वो आपको तभी देगा, इसी तरीके से देगा कि 16th और 17th दोनों एक ही में होंगे। ठीक, तो इस तरीके से मैं चाह रहा हूं कि आपको फॉर्मूला न रटना पड़े, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच पर हम आ जाए। तो n/2 याद रखना है कि भाई वो वाला बच्चा कहां होगा, वहीं दूसरा होगा। ठीक है, तो n/2, तो ये 32 है, 32 का आधा कितना होगा, सीधे n/2 यहां पर आपको याद रखना है। वो जनरली वैसे आपको ये एक इवन नंबर दे, कल को ऑड भी दे दे तो आप उसका आधा ही कर देना। ठीक, तो ये हो गया। हम यहां पर कहां पहुंचे कि यार हमें ये पता चल गया कि जो हमारा आंसर है 16th बच्चा है, 16 बच्चा यानी इसके बीच में कहीं आंसर होगा, मतलब 20 से लेके 25 तक मेरा आंसर करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन से मैं करवाने नहीं वाला, 20 से 25 के बीच में, यानी ये नहीं होगा, पक्की बात है। ठीक है, ऐसे तुक्का मत मार देना कि ये अभी इन तीनों में से कोई होगा, कुछ भी हो सकता है वो। अब कैसे निकालेंगे, देखो इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर 20 से तो बड़ा ही होगा, वही आ गया ना। देखो 20 से बड़ा होगा, इस 20 से कह लो चाहे इस 20 से कह लो, आ गया ना लोअर क्लास इंटरवल। तो अगर आप यहां सारी वैल्यू डालोगे तो 20 + n/2, n/2 32 का आधा 16 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, यहां तक कितना चल रहा था। यानी आपको करना है यहां पर 32 का आधा 16, 16 में से 14 माइनस करो, डिवाइड करो फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल की, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो डिवाइडेड बाई यहां पर 7 आएगा, इंटू में हाइट ऑफ क्लास इंटरवल 5 है। ठीक है, अब देखो ये तो आपने वैल्यू डाल दी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि यार देखो हमारा आंसर जो है ना वो 20 से तो कुछ बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा बस वो पकड़ना है, कितना बड़ा होगा हमें सिर्फ ये पकड़ना है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ 16th बच्चे पे आना है ना आपको, 16th 14th तो ये ना, 16th यहां होगा। ठीक है, यानी इससे कितना अधिक है बताओ, इससे कितना अधिक है, इससे 2 अधिक है। ठीक, यानी एक बच्चा फिर दूसरा बच्चा। अब देखो यहां पर 7 बच्चे हैं, कितने 7, तो यहां से यहां का डिफरेंस कितना है 5, तो मेरे 5 इंक्रीज हो रहा है, मेरा 5 इंक्रीज हो रहा है कितने बच्चों में, 7 बच्चों में। 1 2 3, मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये 5 का इंक्रीज हो रहा है 7 बच्चों में। यानी अगर मेरा होता 21 तो इसका आंसर मान लो 25 ही हो जाता। ठीक है, लेकिन 5 इंक्रीज हो रहा है 7 बच्चों के लिए, लेकिन 14 के बाद 2 और बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के लिए कितना इंक्रीज होगा। रिपीट करता हूं इस बात को, देखो यही बिल्कुल हुबहू यही बन जाएगा। अभी मैं कहां पर हूं, मेरा आंसर 20 21 22 23 24 25 इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई डेसिमल वगैरह में भी आ सकता है। तो 5 का इंक्रीज होगा जब मेरी फ्रीक्वेंसी 7 बढ़ जाएगी, 5 का इंक्रीज होगा जब मेरी फ्रीक्वेंसी 7 बढ़ जाएगी। लेकिन हमारा तो 16th पे आना है, 2 ही बढ़ानी है हमें केवल, तो 2 बढ़ानी है तो कितना। तो अब देखो यूनिटरी मेथड, 5 इज वैल्यू ऑफ 7 और हमें वैल्यू बतानी है 2 की, तो ये आ गया आपका 10/7। तो 20 से इस वाले 20 को पकड़ लो आप, चाहे ये और ये एक ही होंगे क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल चलता जाएगा ये। तो 20 + 10/7, ये कितना आ गया 7 × 7, पॉइंट लगा दिया, ये हो गया आपका 30, 7 4 28, 20 फिर अप्रोक्सीमेटली 3,
21 हो जाता है, 1.4 से 1.4, तो 20 + 1.4 से ही काम चल जाएगा, 21.4, 21.43 एग्जैक्ट आ गया। अब आप यहां पे भी वैल्यू डालोगे तो है वही चीज, बट इसमें रटना ज्यादा पड़ रहा है, इसे आप भूल जाओगे। ये आप 2-4 बार इस चीज को रिपीट हो रहा है आपको, हाँ यार ये बात तो सही है, फिर से करते हैं रिपीट, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे पता चला 32 का आधा 16, 16वां बच्चा यहां होगा, तो बस आप ये पकड़ लो यहां होगा, तो यहां पर देखो 5 का इंक्रीज होता है 7 फ्रीक्वेंसी के लिए। कितनी फ्रीक्वेंसी मुझे आगे जाना है, 14 पे तो मैं ऑलरेडी हूं, 2 और आगे जाना है, बस इतना जोड़ दो लोअर क्लास इंटरवल में, चाहे इसमें बात एक ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, कुछ ये सब याद करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई बार तो ये इनके नाम याद करने में दिक्कत हो जाती है कि क्या था, ऐसे याद करोगे तो आपका काम जल्दी आसान बन जाएगा। इस सवाल को पिक करने का सीधे सीधे रीजन ये था, फॉर्मूला हर चीज का ना रटो, है ना। जैसे इसके लिए हम रट लेते हैं कि हमारा आंसर n+1 हो जाता है, कभी हमारा आंसर n हो जाता है, इतना क्यों ही रटना भाई। फर्स्ट 91 इवन नंबर शुरू होते 2 से, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज होने लग रहे हैं, 0 को कर दे रहे हैं, नहीं, फर्स्ट इवन नंबर हमारा 2 मानो, 0 क्या है, 0 को हटाओ, तो 2 से हमारे स्टार्ट होगा, कह रहा है फर्स्ट 91 इवन नंबर्स का एवरेज। एवरेज क्या होता है, ये एक एपी होगी समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी के लिए एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट का आधा, तो फर्स्ट संख्या ये होगी, लास्ट क्या होगी 91 इंटू में 2, और इसका क्या कर दो डिवाइड बाई कर दो 2, तो 2 और ये 2, तो ये 1 + 91 92 आंसर आ गया, क्लियर। अब यहां पर हम कर देते हैं 91 ऑड नंबर्स, क्या कर दिया यहां पर, हमने कर दिया यहां पर 91 ऑड नंबर्स। अब या तो इसके लिए आप रट सकते हो, मतलब बट यहां पर एक चीज लिखी होनी चाहिए, फर्स्ट 91 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो रट क्या सकते हो, आपको याद है कि यार इसका आंसर n होता है या फिर n+1 होता है, ऐसे कुछ होता है, याद नहीं आ रहा है, तो आप ना सबसे छोटे नंबर पकड़ लो, जैसे 1 और 3, तो 1 + 3 कितना 4, 4 का आधा कितना हो गया, 4 का आधा हो गया 2, कितनी संख्या है 2, तो 2 ही आंसर हो जाता है, या तो ऐसे कर दो तो 91 टिक कर दोगे, ऐसे इसमें अगर आप आ जाओगे तो 2 और 4 का एवरेज 3, तो 2 संख्याएं, तो एवरेज इसका 3 हो गया n+1। तो ये बताना तो सबसे आसान है हमारे लिए, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इसको भूल गए तब क्या करना है, इस तरीके से कर सकते हो। और सर अगर हम इसमें भूल गए तो 91 या 91st ऑड नंबर, फर्स्ट 91 ऑड नंबर, तो हमें 91वां ऑड नंबर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो 91 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 91 × 2, 2 × 1 = 2 और 9 दूनी 18, तो आपको डाउट आएगा कि ये 181 होगा या 183 होगा, बताओ कौन सा होगा, तो तब अपने डाउट को क्लियर कर लेना। मैं कहता हूँ सेकंड ऑड नंबर बताओ, तो सेकंड ऑड नंबर तो 2 × 2 = 4, 5 होगा या 3 होगा, तो 3 होगा, प्रीवियस वाला हो जाएगा, क्योंकि पेयर बनते जाते हैं 2 2 4, तो उन नेक्स्ट 2 में भी पेयर बन गए 3 और 4 वाला, तो इस तरीके से पहले वाला 181, तो क्या था 91 ऑड नंबर का एवरेज आता है फर्स्ट प्लस लास्ट का आधा। ये किसके लिए बता रहा हूं, जब तुम्हें n और n+1 में डाउट आएगा। देखो उसने 91 92 दोनों ऑप्शन दे दिए कि बालक कंफ्यूज है कि यार n होता था n+1, तो उसे बेसिक पर आना पड़े, इस बात की गहराई को समझिए, होता है एग्जाम में कंफ्यूजन आएंगे, तो ये कर दोगे तो 182 का आधा फिर 91 आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला ढूंढना तो ऐसे ढूंढ सकते हो, बट फॉर्मूला ढूंढने का एग्जाम में इतना दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया था 92, या तो एकदम कंठस्थ हो चीजें। अब आज हम आ जाते 20 जनवरी 2024 के पेपर के बेस्ट क्वेश्चंस पर। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, इन अ सर्कल विद सेंटर O and R KBC सबटेंड्स एन एंगल 134 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो भाई, तो आपने देखा होगा मेरे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई है, उस मुस्कान का कारण आपको बताता हूं। यही सेम सवाल जो है 2019 के प्री में पूछा गया था, ठीक है, बस वैल्यू अलग थी, यहां पर 134 की जगह मेरे को शायद लग रहा है 132 से 128 ऐसी कुछ था। तब भी ये सवाल थोड़ा टेक्निकली बात करें तो गलत था, और आज भी ये सवाल टेक्निकली गलत है, बट अब समझ में आ रहा है कि भाई इसे रट लो, इनसे लड़ तो कोई सकता नहीं है यार। आर्क जो है, अगर आप गूगल करोगे, चाहे आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, आर्क 2 पॉइंट से बनता है जनरली। अब कहने के लिए मैं उस पर ABCD भी एक आर्क बोल सकता हूं, बट एक तरीका होता था ना। अब कोई बात नहीं यार, देखो ये बात मैं ये कहूंगा, इस सवाल को ना समझ ही लो कि हाँ भाई वो ऐसे कह सकता है, ये देखा होगा तो सवाल हो जाएगा, नहीं देखा होगा और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप डाउट में आ सकते हो कि यार ये क्या कहना चाह रहा है, 3 पॉइंट से एंगल कैसे बनाना है
ना, किस पॉइंट को लेना है, तो या तो कॉमन सेंस यूज कर जाए। तो ऐसे बोलते थे कि ए बी एक आर्क है जिस पर एक पॉइंट सी लाई करता है, तो हमें समझ आता है यार ये वाला एंगल ऐसे है। या फिर कह देते हैं आर्क ए बी के माइनर आर्क ए बी, मतलब जो छोटी वाली लाइन बनी है ना उस पर एक पॉइंट सी है। तो अब ठीक है, अब ये एक बार पूछ दिया, हमें लगा गलती हो गई होगी, फिर से पूछा, यानी कि अब ये याद रखो भाई, ये समझेंगे नहीं। आ जाओ। तो यहां पर जो आर्क है उसका नाम है ए बी सी, तो यानी यार ये पहला पॉइंट ए है, लास्ट वाला पॉइंट सी है, और इस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है बी। तो उसने कहा है कि यार ये वाला जो एंगल है, सेंटर ओ दिया है ना, विद सेंटर ओ ए बी सी सबटेंड्स एंड एंगल ए बी सी, तो ए और सी सबटेंड्स एंड एंगल 134, ये एंगल 134 डिग्री है। कह रहा है द कॉर्ड ए बी इज प्रोड्यूस, तो मैंने क्या किया, ए बी को आगे बढ़ा दिया, ए बी को ऐसे करके मैंने आगे बढ़ा दिया टू अ पॉइंट पी, किसी एक पॉइंट पी तक। तो कह रहा है कि बताइए सी बी पी कितना होगा, सी बी पी, सी बी पी, बस बनाने के लिए सवाल बना दिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें पहुंचना है इस वाले एंगल पर, ये पता चल जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे आ जाएगा। ये कैसे पता चल जाएगा, जब आप इसको निकाल लेंगे, ये वाला एंगल कितना होता है, ये वाला एंगल इसका हाफ हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, ठीक है। इन दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। अच्छा, इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा, मतलब सॉरी, इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का भी 180 है, तो ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, ये थीटा, यानी ये एंगल 67 ही होगा। कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जैसे आप देखोगे 180 माइनस 67, तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा कि यानी ये 67 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया सभी को? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है P एंड Q टेक पार्ट इन 400 मीटर रेस, P runs at 12 किलोमीटर पर आवर, P gives Q a start of 20 मीटर एंड still beats him by 13 सेकेंड्स। तो बताइए Q की स्पीड क्या होगी, राउंड ऑफ करना है, ठीक है, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में दे रहा है, ठीक है। चलिए देखो, पहले तो इसका फिगर समझ लो कि हो क्या रहा है। हराना, स्टार्ट देना, इस सब का मतलब जानते हो ना। P स्टार्ट दे रहा है Q को 20 मीटर की, यानी कि Q उसने यहां पर खड़ा कर दिया 20 मीटर आगे, और उसके बावजूद भी वो हरा देता है 13 सेकंड से किसको, उसके बावजूद भी वो Q को 13 सेकंड से हरा देता है, यानी कि P यहां पर पहुंच जाता है और Q जो है फिर भी यहां रह जाता है, 13 सेकंड और लेते हैं। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 13 सेकंड में Q कवर कर रहा है। बात सही है? अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि Q ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है या P की स्पीड, अच्छा देखो P की उसने हमें स्पीड दी है, तो मैं यहां से P का टाइम निकाल लूंगा कि P 400 मीटर कितनी देर में ट्रेवल करता है, आ जाएगा। उसमें से हम 13 सेकंड माइनस कर देंगे, तो यानी उतनी देर में Q जितना भी डिस्टेंस है उसमें से 20 माइनस कर दूं, उतना ट्रेवल कर सकता है। करें, आ जाओ देखो। सबसे पहले क्या है, Q की P की स्पीड दी है 12, तो P पूरा टाइम कितना लगाएगा, ये मीटर में है 400, इसे 0.4 ही कर देते ना, तो हमारा आवर्स में रह जाएगा। अच्छा, सेकंड्स वहां पे जोड़नी है, चलो, तो 400 डिवाइडेड बाई 12, 12 इंटू में 5/18। अभी सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व सारा एक साथ कर जाएंगे। इतनी सेकंड्स में P जो है पूरी रेस को कवर करता है, तो Q क्या लेगा, Q 13 सेकंड और लेगा यहां पहुंचने में, यानी Q ने इतना टाइम लिया, इतने सेकंड्स लिए, सही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अब Q जो है यहां पर पहुंच गया, तो यानी कि 400 माइनस 20, यानी इतने सेकंड्स में Q ने 380 मीटर ट्रेवल किया। मीटर है, सेकंड है, टाइम है और आपका डिस्टेंस है, तो स्पीड आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कर जाओ खत्म, ठीक है। तो यानी हम एग्जाम में ये करेंगे, ये हो जाएगा आपका 380 डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है, काटा पीटी कर जाए, ये 18 ऊपर ही पहुंच जाएगा, ये 18 मैंने यहाँ ऊपर पहुंचा दिया, 6 से गया ये आपका 3 बार और 6 से गया ये आपका 2 बार, और 5 टू 10 से 10 चला जाएगा, ठीक है। तो 40 इंटू में 3, 40 इंटू में 3, ये हो गया आपका 120, 120 प्लस 13, तो 133, 380 अपॉन 133,
इनटू में किलोमीटर पर, ये अब मीटर पर सेकंड में हो गया 5/18, 18/5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से गया ये आपका 2 बार। कुछ कट रहा है क्या? 19 से कट जाएगा, 19 से गया ये आपका 7 बार और 19 से गया ये आपका 2 बार। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72/7, 7 1 7, 7 0 0, 20 यानी कि 7 3 10.3, तो 10.2 जा 14 करके वाई कर रहा है तो 10.29, नहीं यही करेक्ट है। बात समझ में आ गई सारी? फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कुछ नहीं है। देखो हमने पी का टाइम निकाल लिया, क्यू यहाँ पर 13 सेकंड पीछे रह गया था, इसको यहाँ तक पहुंचा दिया, 13 सेकंड हमने और ऐड कर दिए इतनी देर में। अब क्यू यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है तो 20 माइनस कर दो टोटल डिस्टेंस में से, इतना डिस्टेंस इतनी सेकंड में। थोड़ी कैलकुलेशन थी और हो गया। ठीक है, डन है, आगे बढ़े। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ अ डायमीटर ए बी इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट सी। ये हो गया हमारा सर्कल, सेंटर हो गया इसका O और ए बी इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट सी आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी और इस पॉइंट को हम कह देते हैं सी। कह रहे सी डी इज अ टेंजेंट और एट अ पॉइंट डी ऑन द सर्कल। ठीक है, ये हो गया आपका सी डी और सी डी की जो लंबाई है ये हमें 7√3 दी हुई है। कह रहे एंगल डी बी सी 120 डिग्री है, डी बी सी ये बराबर हो गया आपका 120 डिग्री। कह रहे देन द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू। ठीक है, यहां पर एक चीज जनरली होता क्या है, जैसे 14, 16, 18, 20, तो कई बार जो है जैसे यहाँ पर 7 भी ऑप्शन दे देगा या 10 भी ऑप्शन देता है, जिसका भी डबल आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्योंकि हम जब सॉल्व करेंगे हमारा रेडियस निकल के आता है, तो जो भी हमारा आंसर आता है हम उसे टिक कर देते हैं कि यार आ गया आ गया आ गया। तो यहाँ पर इस तरह की गलती हो जाती है, जब वो डायमीटर पूछता है तो थोड़ा ध्यान देना कि हम रेडियस टिक ना कर देंगे, वो गलतियां जो होती रहती हैं। ठीक है, आ जाओ अब बाकी इस पे आगे बढ़े। और कुछ दिया है? इतना ही दिया है। ठीक है, आइए कुछ आगे बढ़े। अगर मैं इस पॉइंट से जोड़ दूं तो एक बात तो ये पता, ये जो पूरा एंगल है 90 डिग्री हो जाएगा और ये रेडियस है, ये रेडियस है। ये एंगल कितना हो गया बताओ? तो आपने कहा सर ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, सही है। और ये 60 है, इसका मतलब ये एंगल भी हमारा कितना हो गया? ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है? ये एंगल हमारा 30 डिग्री आ गया। ठीक है, 120, ये हो गया हमारा 30। ठीक है, अब अगर हम देखें, इससे खैर कुछ हो नहीं रहा, 30 60, अगर हम इस पूरे ट्राइंगल को देखें, दिस कंप्लीट ट्राइंगल, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल हमारा कितना है? ये 60 है। ठीक है, तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो ये वाली साइड? तो आपको बिल्कुल बता सकते हैं। इस पूरे ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ पर इसे फटाक से बना दूं, ये हमें 7√3 दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल हमारा 90 हो गया, ये बेस हो गया, और एक एंगल हमें कितना दिया हुआ? एक एंगल हमें 60 दिया हुआ है। ठीक, यही है ना, 90 60 60। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, तो 60 के अपोजिट अगर 7√3 है तो 30 के अपोजिट छोटा होगा, दैट विल बी 7। यानी कि ये वाली जो साइड आ जाएगी हमारी, ये 7 आ जाएगी, ये 7 आ गई, ये 7 आ गई, और ये पूरा डायमीटर कितना हो गया? 14 हो गया। इस तरीके से आगे बढ़ना था। 7 होता तो 7 पर टिक हो सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय एन आउटलेट पाइप ए in 5.6 hours while an inlet pipe B can fill the same empty tank in 7 hours if pipe A and B are turned on alternatively for 1 hour each starting with pipe A when the tank is full। तो बताओ कितनी देर में एम्प्टी हो जाएगा? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। डायमंड वर्क में हमने बात करी जब पॉजिटिव वर्क भी हो रहा हो, नेगेटिव वर्क भी हो रहा हो और ऑल्टरनेटिवली काम करवाया जाए। ध्यान रखना, इसमें दो तरीके के सवाल बनते हैं। एक होता है कि टंकी भरी होती है खाली हो जाए, एक होता है खाली होती है भर जाए। एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है, एक नेगेटिव। आपको बस क्या करना है,
कि अगर टंकी भरी जा रही है तो आपको मानना है भरने वाला टैप एंड में आके पूरा का पूरा भर दे रहा है। ऐसे ही खाली करने वाला टैप अगर खाली किया जाए तो एंड में वो खाली कर रहा है, ये मान के सवाल में प्रोसीड करना है। जैसे पहले क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, कितनी देर में 5.6। मैंने हमेशा कहा है टाइम एंड वर्क हो चाहे पाइप एंड सिस्टम हो, डेसिमल आ जाए तो सिर्फ तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। कितना हो जाएगा, 56/10। ठीक है, काटना है आगे काट सकते हो, माइनस मतलब खाली कर रहा है, तो ये हो गया आपका माइनस का 28/5। वहीं दूसरा पाइप जो है वो भर रहा है, कितनी देर में भर रहा है, 7 आवर्स में भर रहा है। ऊपर वाले का एलसीएम ले लो कितना। अब यहाँ पर ना नंबर सिस्टम वाली चीज नहीं करनी है आपको कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन मतलब ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, केवल आप ऊपर वाले पे ध्यान दो, नीचे वाला आसानी से काम हो जाएगा। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 28 से 28 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, तो माइनस का 5, इसकी एफिशिएंसी माइनस का 5 है, और 7 4 जा 28। तो जब दोनों ऑल्टरनेटिवली काम करेंगे, ए स्टार्टिंग विद ए हो रही है, तो 1 यूनिट बाहर निकल रहा होगा कितनी देर में, 2 घंटे में। हमें कितना खाली करना है, 28। तो यहाँ पर गलती हो जाती है अधिकतर बच्चों से कि -1 करना है, 28 खाली करना है, तो 1 खाली होता है 2 घंटे में, तो 28 खाली हो जाएगा 56 घंटे में। उसने ऑप्शन दे भी रखा होता है, लेकिन आपको इसमें प्रोसीड कैसे करना होता है। आप ये ऐसे केस में तो हम ये मान रहे हैं कि 1 यूनिट बाहर आ रहा है 2 घंटे में, लेकिन सीक्वेंस क्या चल रही है, इसका मतलब अब आप ऐसे समझो, इसमें आपको ये मानना है कि एंड में आके यही क्या पता 5 यूनिट काम कर रहा हो, तो 28 में से पहले 5 को घटा दो तो कितना बचा, 23। तो पहले 23 यूनिट काम करवा के देखो कि वो कितनी देर में हो रहा है। हो सकता है ना एंड में वो आके पूरा का पूरा भर दे रहा हो, तो 1 घंटे में 1 यूनिट 2 घंटे में खाली हो रहा है, तो 23 यूनिट खाली होने में 46 आवर्स तो ये हो गए। फिर अगले घंटे में तो ये आके सीधे 5 खाली कर देगा, तो इसका मतलब 47 आवर्स इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। याद रखना। आ जाइए नेक्स्ट। अब देखो यार, ये वाला जो सवाल है आप देखोगे अगर, अब वो वाली किताबें तो आती नहीं है ना 1999 से अब तक, किरण की आती थी पहले। ये सवाल 2012 से शुरू हुआ है आना और आज तक आ रहा है, और अब भी गलती हो रही है, तो भाई बहुत गलत बात है। कोई ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, है ना, कि ये आइडेंटिटी लगा दें, कोसेक को इसमें कन्वर्ट कर दें। बिल्कुल इजी रखते हैं, सिंपल रखते हैं। इसमें एक एंगल 27 आ जाएगा, एक एंगल 63 आ जाएगा, बस वहां से पढ़ देंगे इसे। क्या कह रहा है, cos 27 जो है, तो मैंने ये एंगल मान लिया 27, तो cos थीटा क्या होता है, b/h, तो ये अगर p है तो ये q हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, √q² माइनस p² हो गया। सारे ऑप्शन में यही है, हाँ सब में यही है नीचे, ठीक है। ये 27 है तो ये 63 है, बस। अब इसको आप पढ़ जाओ आराम से। कोसेक 27 यानी कि साइन 27 का उल्टा, है ना। साइन थीटा क्या होता है, p/h, तो ये हो गया आपका h/p। कोई रटना नहीं। कई बालक कहते सर मैं इसको ऐसे रट लूंगा वैसे रट लूंगा, भाई रटोगे कल को भूल जाओगे एग्जाम में 100%। ऑप्शन देख के भूल जाते हैं, तुम्हें याद होगा, ऑप्शन देख के भूल जाओगे। अच्छा आगे माइनस करना है, माइनस cos 63, तो cos यहां पर आ जाओ, cos थीटा क्या होता है, b/h, तो ये हो गया आपका √q² माइनस p² अपॉन q। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर हम ऐसे ऑप्शन पर आए तो q, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, यानी इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब जब आप एलसीएम ले लोगे तो q इंटू में दिस, ये हो जाएगा आपका q² माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो q² माइनस p² होगा, q² से q² कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस p², तो ये करेक्ट है। कोई रटो मत इसको, ठीक है। आ जाइए। 2 years ago the population of a town was इतना, due to migration to big cities it decreases every year at the rate of इतना, the present population of the town is कितना। तो भाई इससे कम ही होगा, सभी ऑप्शन कम है, कोई तुक्केबाजी नहीं यार। देखो आप इस बात को समझना, मैं तुक्केबाजी करके आंसर ला सकता हूं, मुझे पता होगा कि भाई इसका ये आंसर ऐसे ऐसे करके ले आएंगे कि देखो 8% है अप्रोक्सीमेटली इतना हो गया, वो सब एग्जाम में नहीं होता है ना। आप बताओ मॉक टेस्ट में कहीं हो जाता है, नहीं, जैसे कह रहा है वैसे करते चलो। 8% कम करना है ना, तो 92/100 इंटू में 92/100। अब देखो छोटी छोटी चीजें जोड़ते चलेंगे, पहुंच जाएंगे। नीचे 2 जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर डेसिमल में होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जीरो भी कट जाएंगे, उसके बाद भी मैं अब आपको समझा रहा हूं ऑप्शन से जाने का तरीका, हो जाएगा। चलो देखते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये 2 जीरो भी कट जाएंगे और उसके बाद भी हमारे पास एक जीरो जनरेट हो जाएगा। तो हम काटें, 25 से जाएगा ये 4 बार, है ना, 25 से इसको काटो तो 25 दिया 75, 75, 85, 95, तो ये हो गया आपका 20, यानी कि 198। 198 का मतलब हो गया आपका 7 बार, 175, 178, 88, 98, 237, 237 5 से भी काट सकते थे वैसे, 9 बार गया 237, तो 225 तक पहुंच गए और 12, 125 यानी कि 5, ठीक है। और इस 4 से आपका ये कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक। अब देखो ये 20 का मतलब क्या है, अब देखो यहां पर क्या आ गई, कैलकुलेशन आ गई। तो यहां पर अब हम इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये जीरो है, अटक भी सकते हैं थोड़ा सा। देखो कैसे, मैं जीरो तक तो ले आऊंगा, अब बात की गहराई को समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहां पर होता ना 3, यहां पर होता मान लो 5, यहां होता 2, तो बढ़िया रहता। अभी हो सकता है कि अगर मैं एक जीरो को निकाल भी दूं, 3 केस में 2 है, जीरो अगर मैं निकाल दूं, जीरो कैसे निकालते हैं, इसको तो 5 से हम डिवाइड कर जाएंगे और इसको हम डिवाइड कर जाएंगे 2 से, ठीक है। तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, लेकिन फिर भी चांसेस हैं क्योंकि 3 ऑप्शन में 2 है। तो एग्जामिनर यहां पर क्या कर रहा है, अब यहां पर हम ये एक सवाल ऐसा आया कि हमारा अभी यूनिट डिजिट से तो काम नहीं बनेगा, चाहे तो देख लें एक बार। देखो 5 7 जा 35, 29, 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45, और यहां पर गया 2 से, ये गया 41 टाइम्स, ठीक है। तो 9 तिया 3 एक संख्या कर दी, 5 7 जा 35, 29, 5 5 जा 20, 40, 5 5 9 जा 45, ठीक है। 9 तिया 27, 7 5 9 23, तब तो सही है, कहाँ गलत काट दिया, 2 से ये काटा था ना, 2 से 46 बार जाएगा ना, क्योंकि 4 से गया, फिर 2 से अभी काटा था ना, 46 टाइम्स कटना था, ठीक है। अब देखो 6 3 18 9 72, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आ गया, यूनिट डिजिट 72 यानी 2 आया। कितना आया यूनिट डिजिट हमारा, 2 आया। तो 2 के हिसाब से अब हम 3 ऑप्शन में फंस रहे हैं। मेरा आंसर क्या होगा, दिस इंटू में 10, मैंने 10 बाहर निकाला था, 2 से डिवाइड करना था इसे, तो 46 बार गया। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है कि या तो मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, या फिर मेरे को, अब देखो यहां पर ना हर तरीके से हम फंस गए। किसी का अगर हम फैक्टर देखें, 4 है क्या, 4 भी नहीं मिल पा रहा है हमें, है ना, 4 भी नहीं मिल पा रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, देखो 3 भी नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है क्या, 7 और 5 12, अच्छा ये आया यहां पर से 3 आ गया, यहां पर 3 हम ट्राई कर सकते हैं, देख लेते हैं भाई। 3 और 2 5, 5 और 5 6 7, ये 18 हो गया, ये कट रहा है। चलो भाई आराम से, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी हमारा 3 से कटने लग गया। 8 9 10 11 11 से 18, ये भी हमारा 3 से कट रहा है। तो ऐसा सवाल बहुत बहुत रेयर होता है जब हमारा यूनिट डिजिट भी फेल हो गया और फैक्टर भी फेल हो गया। अब ऐसे केस में 2 ऑप्शन है, या तो हम कैलकुलेट करें, अभी भी काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है, अदरवाइज हम क्या करें, डिजिट सम देख सकते हैं। डिजिट सम अगर आप देखो तो 7 और 2 9 10, 10 और 8 18, 18 के अंदर डिजिट सम आ गया यहाँ पे 9, 7 3 10, 10 और 2 12 और 6 18, डिजिट सम आ गया यहाँ पे 9, फिर फंस गए 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 6 भी देख लें क्या होगा, 9 7, 9 और 7 हो गया आपका 16 5 21, 21 मतलब 3 3 और इंटू में 3 और 2 5 15, 15 मतलब कि 6 और 6 4 10, यानी कि आ गया आपका 1। तो यार यहाँ पर ना, ठीक है, ये सवाल काफ़ी कैलकुलेटिव था और यूनिट डिजिट भी गया, फैक्टर भी गया, और यहाँ पे देखो बाई चांस की बात है कि यहाँ पे डिजिट सम काम कर गया, बाई चांस की बात है। अदरवाइज देखो यहाँ पर भी डिजिट सम 9 आ रहा था, यहाँ पर भी डिजिट सम 9 आ रहा था, यहाँ पर 6 आ गया यहाँ पर जो है आपका 6 आ गया, इसलिए यहाँ पर बच गए, और यहाँ पर भी 6 आ रहा था। अदरवाइज जनरली क्या होता है, यूनिट डिजिट और फैक्टर अगर फेल हो गया तो फेल।
अब कहो कि यार यहाँ पर हम 23 से डिवाइड करके देख लें, तो जितनी देर में वो सब करेंगे तो इससे अच्छा फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस वाज कैलकुलेटिव क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर। ऐसा ही एक सवाल हमने जो है पिछली शिफ्ट में देखा था ना, मैंने कहा था ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, उस बेसिक से आप कर सकते हो। तो उसकी एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो, बाकी फिर हम करते हैं। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकालनी है आपको, ये तो आपके सामने ही होगा। आप केवल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना अपने जो भी रफ शीट होगी एग्जाम हॉल में। ये हो गया 9, 16 और 9 हो गया आपका 25, 25 और 24 हो गया आपका 49, 9 और 5 14 54, 54 और 10 64, 64 और 4 68। तो मैंने पहली बात आपको ये बताई थी, जनरली वो यहाँ पर आपको इवन फ्रीक्वेंसीज बताएगा टोटल, अदरवाइज कभी ऑड भी आता है तो 0.5 आपको कर देना है। अब यहाँ पर देखो टोटल मिलाकर कितने बालक हैं, 68। मीडियन का मतलब होता है बीच वाला, तो बीच वाला बच्चा होगा 34वां और 35वां। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको इस पर फोकस करना है केवल, ठीक है। बट आप देखो कि दोनों बच्चे एक ही जगह होंगे, 25 बच्चे तो यहां तक हो गए, यहां तक 49 हो गए, तो 34th और 35th बच्चा यही होगा। यानी मेरा जो आंसर होगा 40 से 60 के बीच में होगा। आप देखो 40 से लेकर 60 के बीच में उसने सारे ऑप्शन दे दिए। ऐसा नहीं है कि भाई डेसिमल वाला ही आंसर होगा, कोई भी आंसर हो सकता है। तो मेरा जो आंसर होगा वो बेसिकली मुझे 100% पता है, इससे लेके बच्चा हमारा यहां लाई कर रहा है इस वाले में, तो यहां से यहीं कहीं होगा, यानी हमारा आंसर जो होगा 40 से बड़ा होगा। अब 40 से कितना बड़ा होगा यही चीज पकड़ने, यूनिटरी मेथड। गैप कितना है 20, तो 20 मेरा आगे बढ़ता है कितने बच्चों से, 24 रेशियो से, ठीक है। हमारा जो बच्चा बीच वाला है वो 34th बच्चा है, तो देखो 25 बच्चे तो यहीं आ गए, तो 25 से कितने आगे और अब मेरे को जाना है, कितने बच्चों की वैल्यू निकालनी है, तो 25 और 9 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि 20 इज वैल्यू ऑफ 24 और हमें वैल्यू बतानी है 9 की। ये सॉल्व कर देंगे तो 4 से गया ये आपका 5 बार, 4 से गया ये आपका 6 बार, 3 से गया ये आपका 3 बार और 3 से गया ये आपका 2 बार, 5 दिया 15, 15 का आधा 7.5, तो 47.5 इज द राइट आंसर। बताओ मजा आया ना, फॉर्मूला लिखने का झंझट ना फॉर्मूला भूलने का झंझट। फॉर्मूला लिखा तो भाई ये क्या है उसको पकड़ो, वो सारी चीजें किया, ये क्या था समझ में नहीं आ रहा तो लग रहा है सवाल छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में से एक माना जाता है, बट इसे इस अप्रोच से आप कर सकते हैं। फॉर्मूला रटना नहीं है, हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। ये वाला सवाल मैंने बताया भी था, मैं फिर से बताता हूँ, ये सवाल जो है गलत था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है, पता नहीं कैसे ऑप्शंस दे दिए। देखो पहले ये समझो कि यार एक नॉट है और एक मतलब है या नहीं है। जैसे मैं कहूं कि जो ये मेरे हाथ में है ये चौक है और मेरे हाथ में जो है वो चौक नहीं है, तो अधिकतर केस में 99.99% केसेस में अगर होगा कोई चीज या फिर नहीं होगी, तो यार इन दोनों में से कोई एक तो करेक्ट होगा ही होगा। और यही आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाए कि यार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब किसी एक इवेंट का दूसरी इवेंट पर कोई असर ना होना, मतलब बिल्कुल ही अलग अलग होना। यानी उनके बीच में ये अगर मैं अगर इसका ग्राफ, मैं इसका अगर क्या बनाते हैं वेन डायग्राम बनाऊं, तो वो ऐसा बनेगा, ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं बिल्कुल अलग, यानी उनका इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए। 0 को यहाँ की वेन डायग्राम या सेट्स की भाषा में फाई कहते हैं। तो यहां पर ये इंटरसेक्शन 1/4 कैसे हो सकता है, तो इसका आंसर ये हो जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये करेक्ट है। अब यहां पर एक दे रखा था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट की भी एक डेफिनेशन है क्या, कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ दो इवेंट की बात करें ए इंटरसेक्शन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये हो जाएंगी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। बाई चांस यहां पर ऐसा हो रहा था कि ये भी चीज सेटिस्फाई कर रही थी, तो ये 1/4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है हाफ। अगर आप बेसिक फॉर्मूला से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हाफ आ रही थी। ये मैंने ट्राई किया था, तो 1/4 आ रहा था, इस हिसाब से ये भी था। तो बट इसका करेक्ट आंसर अगर बात करें तो दोनों ही है। ये बहुत अच्छा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। तो ये चैलेंज करने वाला सवाल था, इसका ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक। ये ज्यादा ये देखते ही दिख रहा है कि यार ये तो होगा ही होगा, बट शायद इसका एसएससी ने ये दे रखा है क्योंकि उन्हें अपना ही आंसर दिख रहा था अलग, फिर कुछ भी डाल दिया आगे। आ जाओ,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज इतना, कर्व सरफेस एरिया इतना है, तो वॉल्यूम कितना होगा? पाई की वैल्यू 22/7 को इस्तेमाल करिए। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 28 इंटू में 28 इंटू में हाइट। मैं आपको फिर से वही बात बता दूं, क्या 7 से ये चला गया, तो हाइट जो है ना, देखो अब करने के लिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यार 11 से चेक कर लो, शायद ऐसा सवाल था इसमें 11 से ही शायद आंसर आ जाए, माइट भी, बट ऐसे एग्जाम में होगा नहीं। पता नहीं, मैंने कहा ना एग्जामिनर ने क्यों इतने सवाल दे दिए जो 11 से कट रहे हैं। देखो जरा एक बार, ये था क्या, मुझे ऐसा लग रहा था क्या 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 5 9 नहीं है, ये हो गया आपका 2 और 1 3, 5 और 2 7 नहीं है, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 7 4 11, ये कट रहा है, और ये हो गया आपका 6 और 1 7, ये नहीं है, तो ये करेक्ट हो गया। मेरे लिए बहुत अच्छा है, अरे बच्चे इंप्रेस हो गए सर। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक करना प्रीवियस से जब क्वेश्चन आप मेंसुरेशन के निकालोगे, उसमें 90% क्वेश्चन में ये वाली चीज अप्लाई नहीं होती कि 22 है तो 11 से कटेगा। वो ऐसे ऑप्शन दे देता है 1 2 7 8 4 या 4 8, इसका डिजिट सम भी सेम आ जाएगा और आपका 11 से कटने वाली चीज भी दोनों में हो जाएगी। ठीक, और दूसरी बात, हमें ये डर रहता है क्योंकि हमने ऐसे सवाल कराए हैं कि यार h की जो वैल्यू कहीं वो फ्रैक्शन में ना दे दे। जब तक मैं h तक नहीं आ जाता मैं ये कह नहीं सकता कि मेरा ऑप्शन 11 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये रहता है कि यार वो कहीं ये ना निकल आए। ठीक है, इसलिए करवाना, इंप्रेस करने के लिए ये बढ़िया है कि देखो ऐसे करना, ऐसे हमेशा देख लेना, प्रैक्टिकल अप्रोच पे आ जाते थोड़ा सॉल्व इसे हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो, डायमीटर दे दे रहा है आपका 56 और कर्व सरफेस एरिया उसने आपको 3080 दे दिया है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया पाई आर एल 22/7 इंटू में 28 इंटू में स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 3080। तो 7 से गया ये आपका कितनी बार, 4 बार, 11 से गया ये 2 बार, 11 से गया ये 2 बार, आ गया आपका 280, 4 2 जा 8, 8 से कट रहा क्या, 8 दूनी 24, 8 पंजे 40। ठीक है, स्लैंट हाइट आ गया आपका 25, ये आ गया आपका 25, और ये है आपका कितना, 2 2 जा 4 28। अच्छा जी, कहाँ गड़बड़ कर दी भाई, 35 तो नहीं आ रहा, देखना एक बार, 35 ही आ रहा होगा फिर तो ये 25 थोड़ी आ जाएगा। पाई आर एल रेडियस 28, ठीक है, 30 80, ठीक है, 7 से गया 4 बार, ठीक है, 11 से गया 2 बार, 11 दूनी 22, 8 80, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 दूनी 16, क्या बात है, 8 3 24, वही तो। चलो, तो जैसे ही मैंने देखा 28 और 35, तो मैंने कहा 7 4 जा 7 5 जा, तो 7 3 जा होगा, 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो ये 21 हो गया, खत्म। अब आ जाओ, यानी हाइट मुझे पता चल गई, हाइट 21 है, हाइट कितनी, 21। अब मैं भले कह सकता हूँ 7 थी 21 से 21 चला गया, तो अगर मैं इसे यूनिट डिजिट से करूँ, 8 8 जा 16, 6 6 दूनी 12, 8 8 2 64, 64 और 4 2 8, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो अब एग्जामिनर क्या करे, दो ऑप्शन ऐसे, अब यहाँ पर यूनिट डिजिट फटाक से लग गया, दो ऑप्शन ऐसे दे देगा जहां पर डिजिट सम 11 से कट रहा होगा, है ना, दो ऑप्शन 11 से कट रहे होंगे, ऐसे भी दे सकता है। ठीक, आगे बढ़ जाए, चलिए, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमेशा हमारा 11 से कटेगा, ये इसी बार दोनों शिफ्ट में ऐसे सवाल दे दिया, अदरवाइज नहीं। पाई को 22/7 लें। ठीक है, एक्सेप्ट प्लेसेस 3 identical rings of diameter इतना in such a manner that each one touches the other 2 rings. You observe that there is a space enclosed by the circles. एरिया बता देना इस पोर्शन का, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस। √3 की वैल्यू इतनी लो, इतनी ले लेना, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसमें दो तरीके हैं, या तो आपको रटा हुआ हो, रटा हुआ होगा नहीं, बहुत सारी चीजें होती है, तो मैंने हमेशा से ये कहा है कि जब स्टैंडर्ड रिजल्ट आ रहा है और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट एक स्टेप में निकल सकता है, तो आप उस रिजल्ट को याद ना करो। ठीक है, इसमें कैसे होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा अगर ये तीनों आइडेंटिकल रिंग्स होंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस जो ये सर्कल है, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, तीनों 60 डिग्री हो जाएंगे, तो ये जो हमारा ट्राइंगल होगा, या ये कह लो ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा, तो 180 डिग्री हो गया, यानी हमारा एक सेमी सर्कल बन जाएगा। यानी मुझे क्या कर रहा है, मुझे ट्राइंगल में से माइनस कर देना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये विल बी द आंसर।
ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, 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 सारे रेडियस बराबर है, ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बना था। तो ये हो जाएगा आपका √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। बस अब यहाँ पर ये समझो, अगर ये r है, ये r है, तो ये 2r इसकी साइड हो गई। क्या होगी इसकी साइड? 2r। उसने डायमीटर हमें 21 दिया हुआ है, तो डायमीटर इज द साइड ऑफ ट्राइंगल। तो √3/4 साइड स्क्वायर माइनस जो हमारा अब सेमी सर्कल बना उसका एरिया क्या होगा, सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, πr² का आधा। सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, r² और इसका आधा। अब यहां पर क्या हुआ, रेडियस जो है ना हमारा, रेडियस निकालना है हमें, डायमीटर दिया 21, साइड इसकी 21 है, लेकिन इसकी जो रेडियस कह लो, साइड कह लो, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो काटा पीटी करते हैं, 2 से गया ये आपका 11 बार। अब जितना हम कॉमन ले सकते हैं उतना हमें कॉमन ले लेना चाहिए। जैसे यहां पर अगर आप कॉमन लोगे तो यहां पर ये 4 और यहां पर ये 4 कॉमन आ जाएगा, ऊपर ये 21 × 21 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा आपका कितना, 21 × 21, ये हो जाएगा आपका 441 डिवाइडेड बाई 4, ब्रैकेट में √3 माइनस में 11/7 आ जाएगा। ठीक है, तो 11/7 को रफली देख लेते हैं, ये हो गया आपका 1.732 कह रहा है, 1.732 ले लो, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन उस हिसाब से बैठा दी उसने। 11/7 हो जाएगा, 7 × 1 = 7 पॉइंट, ये हो गया 40 का मतलब 7 × 5 = 35 और फिर आ गया 50, 7 × 7 = 49, कितने पे रहने 1, ये आ जाएगा 2 - 1 = 1, ये हो जाएगा आपका 13, ये हो गया 6 6 1 0.161। ठीक, इसको इतना ले लेते हैं। ठीक, तो 4 4 × 16 कट भी रहा है, तो ये हो जाएगा 0.04, गलती से 0.4 ना कर देना। तो इसे मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो 4 × 1 = 4, 4 4 × 16, 4 4 × 16 + 1 17, 17.64 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। थोड़ी कैलकुलेशन थी, है ना। अब छोटी सी बात आप ये याद रख सकते हो, जब उसने कह दिया ना 1.732, आप मानने के लिए 1.73 भी मान सकते हो, बट 2 करोगे तो और क्लोज पहुंच जाओगे। अगर आप इसे नहीं भी करते बाई चांस, तो थोड़ा सा वेरिएशन और आ जाता है इस 2 की वजह से, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, 1.73 मान लेना। अब ऐसा मत करना कि 1.7 ही मानने लग जाओ। ठीक, तो हो सकता है ये दोनों ऑप्शन क्लोज आ जाए। देख रहे हो, मैंने आपको जो बात बताई, ये दोनों ऑप्शन ना काफ़ी क्लोज हैं, केवल 55 का अंतर है, जो कि अगर आप 1.7 मान लोगे ना तो हो सकता है ये आ जाए। इसको ट्राई करो एक बार, क्लास इस अभी पॉज करके 1.7 करके ट्राई करना, तो इसके क्लोज ही आ जाओगे। इसलिए थोड़ा चलिए, तो इसी के साथ जो है अपने जो भी बेस्ट क्वेश्चंस थे वो डन होते हैं। सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना है।